बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है आधुनिक विश्व का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। तो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसको सविस्तार टिप्पणी करनी है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रांस की क्रांति वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ये आपका हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप इसको वीडियो को पूरा देख लेते हो तो चाहे निबंधात्मक रूप में प्रश्न पूछा जाए, चाहे लघुतरात्मक रूप में पूछा जाए, या अति लघुतरात्मक रूप में पूछा जाए, आप इस प्रश्न को बहुत आराम से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो जैसा कि आपको पता है, जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है, इसने ना सिर्फ फ्रांस में राजशाही को ख़त्म किया बल्कि दुनिया को एक नई विचारधारा उत्पन्न करके दी। वो क्या थी? लोकतंत्र की विचारधारा, सभी लोगों के लिए समानता के लिए कानून, मौलिक अधिकारों जैसी बातें और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों की नींव रखी। मतलब जो ये फ्रांस की क्रांति है, इसने फ्रांस को ही एक नई दिशा नहीं दी बल्कि पूरी दुनिया के सामने कुछ नए विचारधाराओं को लेकर आई। जिसमें से पहला था लोकतंत्र, कि लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में फेमस सबसे ज़्यादा फ्रांस की क्रांति के बाद में ही हुआ। और जो आम वर्ग था, आम लोगों थे, उनके लिए जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है कि भाई उन्हें भी, हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का एक समान अधिकार है, वो कहाँ से निकल कर आया? ये अधिकार फ्रांस की क्रांति से ही निकल कर आया। और सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं अपने विचारों को अपनाने में, अपना कार्य करने में, अपने किसी भी चीज़ को करने में। हर व्यक्ति के एक अपना अधिकार होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो इन सब जो सिद्धांतों की जो नींव है वो कहाँ से रखी गई? फ्रांस की क्रांति से रखी गई है। इस क्रांति के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व बौद्धिक कारण थे। तो कौन से कारण रहे, इनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है? पहला, राजनीतिक कारण। तो पता है जो फ्रांस है वहाँ पर जो लुइस राजा है, राजवंश है, उसका जो राज चल रहा था, और ये राजवंश है पूरी तरीके से विफल था। इसका कोई काम नहीं था। ये जनता है वो पूरी तरीके से मतलब कर्ज में डूबी हुई थी, जनता वो पूरी तरीके से परेशान थी। लेकिन ये क्या करते थे? इनका काम था अपना सत्ता बनाने के लिए जो नीचे पादरी वगैरह होते हैं उनके साथ भ्रष्टाचार करना और फिजूल में खर्चे करना, बस यही करते थे। और जनता की इनकी शासन में कोई भागीदारी नहीं थी, जनता से इनको कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए जो लुइस 16 है, उस समय जिस समय फ्रांस की क्रांति वो राज कर रहा था, उसकी सत्ता क्या थी? पूर्ण रूप से निरंकुश थी। उसे जनता से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी जीवन है उसको अच्छे से जी रहा था और जनता वो पूरी तरीके से परेशान हो रही थी। तो सबसे पहला कारण रहा वो राजनीतिक रहा, कि जनता है वो राजा है उसके कार्य से, राजा के जो का व्यवहार है उससे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या होते हैं? जो फ्रांस का जो समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला वर्ग है कलर्जी। कलर्जी मतलब पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग होता है वो वर्ग होते थे जिनके पास धर्म से संबंधित कानून बनाने के, धर्म से संबंधित अधिकार होते थे। और ये वर्ग है, यही क्या होता था? सत्ता पर सबसे ज़्यादा राज यही लोग करते थे। जो राजा होते थे उसके करीब भी यही होते थे। और जो फ्रांस में कोई निर्णय लिया जाता था, कोई नीतिगत बदलाव किया जाता था, उनमें भी पादरी वर्ग का विशेष योगदान होता था। तो समाज में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा चलती थी वो कौन सा वर्ग था? पादरी वर्ग था। दूसरे वाला वर्ग होता था कुलीन वर्ग, नोबल्स। तो आपको पता है कुलीन वर्ग वो होता था जिनके पास खूब पैसे होते थे और शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। ऐसे समझ लो जो जमींदार वर्ग था वो किस में आता था? कुलीन वर्ग में आता था। एक तो ये पहले से पैसे वाले थे, शक्तिशाली थे। दूसरी बात, इन्हें कर और नहीं देना होता था, कर मुक्त और थे। मतलब इन्हें जो कर होता था, टैक्स होता, उससे भी छूट मिल जाती थी। तो इसीलिए ये वर्ग है, कुलीन वर्ग है, ये भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा। और ये लोग भी क्या होने लगे? राजा के साथ बनाकर रखते थे और खूब भ्रष्टाचार करते थे।
फिर आता है फ्रांस का तीसरा वर्ग कौन सा होता था? किसान, व्यापारी, मजदूर और बारीक कर पर भार। तो जो तीसरा वर्ग था जिसमें किसान हो गए, व्यापारी हो गए, मजदूर हो गए, ये सब लोग आते थे। और आपको पता है ये एक तो ये सबसे बड़ी भारी जनसंख्या में होते हैं जो ये वाले वर्ग के लोग, और इन सब वर्गों के पास पैसा भी बहुत कम था और इनको क्या कर रखा था, सबसे ज़्यादा टैक्स भी इन्हीं पर लगा रखा था। साथ के साथ इस वर्ग के पास ना तो कोई सामाजिक और राजनीतिक किसी प्रकार के अधिकार होते थे, बल्कि सबसे ज़्यादा जो कर टैक्स भी यही देते थे और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में भी यही लोग थे। 3 नंबर प्रश्न है आर्थिक कारण। तो फ्रांस की जो क्रांति होने के पीछे तीसरा पॉइंट क्या होता है? आर्थिक कारण। तो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था वो पूर्ण रूप से दिवालिया हो चुकी थी, मतलब हर व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से मतलब फ्रांस की क्रांति है वो उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गई थी। जो लुइस जो राजाओं थे, लुइस जो राजवंश था, उसने जो उसकी अर्थव्यवस्था उसको पूर्ण तरीके से चौपट करके रख दिया था। युद्ध हुए जिसमें फ्रांस की क्रांति में जो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी उसमें भी फ्रांस का बहुत बड़ी भागीदारी हुई थी। और शाही खर्चों ने जो लुइस जो राजवंश है उसने इतने ज़्यादा खर्चे करते थे अपनी रानियों के लिए, महंगे महंगे महल खरीदना, गहने खरीदना, खूब भोग विलासिता करना। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ था, जो फ्रांस की क्रांति है वो दिवालिया हो चुकी थी, उनके पास पैसे नहीं बचे थे। इससे क्या हुआ, जो किसान और जो मध्यम वर्ग है उस पर बहुत ज़्यादा कर थोपे जा रहे थे, जबकि अमीर वर्ग है वो और ज़्यादा कर मुक्त था। मतलब अमीर जिनके पास पैसे थे, जिन पे टैक्स लगाना चाहिए था, वो तो कर मुक्त थे, और जो किसान है मध्यम वर्ग है वो टैक्स से दब चुका था। अगले वाला पॉइंट है महंगाई और खाद्य संकट से जनता त्रस्त। मतलब महंगाई और जो खाद्य संकट है इससे जनता वो पूर्ण रूप से परेशान हो चुकी थी। तो ये था, ये सारे के सारे कौन से कारण थे? ये सभी कारण थे जो आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित कारण थे। 4 नंबर पॉइंट की बात करें बौद्धिक कारण, तो बौद्धिक कारण क्या रहे? तो जॉन लॉक, रूसो और वाल्टर जैसे। मतलब अब क्या होता है, जब भी समाज पूरी तरीके से परेशान रहता है तब कोई ना कोई समाज सुधारक या विचारक समाज से निकल कर आते हैं। तो आपको पता है बुरे समय महान लोगों को जन्म देता है, तो वही होता है। उसी समय फ्रांस के सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे महान राजनीतिक और विचारक निकल कर आए। जॉन लॉक, रूसो और वाल्टर जैसे विचारक है, इन्होंने समाज को स्वतंत्रता, मतलब ये समझाया कि आप सभी लोग स्वतंत्र हो जाओ। खास करके जो निम्न वर्ग था उसको समझाया कि आप सभी लोग स्वतंत्र हो अपने अधिकारों के प्रति। साथ के साथ समानता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति है उसको अधिकार होना चाहिए समान रूप से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर समानता मिलनी चाहिए हर वर्ग को समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है जनसत्ता। जनसत्ता मतलब कि जनता जो अब जो राज के सत्ता पर जो लोग होगा उसे जनता की सुननी होगी, जनता ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। तो ये सब विचार हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसी भावना है, ये जॉन लॉक, रूसो और वाल्टर के द्वारा दी गई थी। अगले वाला पॉइंट है एज ऑफ इनलाइटमेंट। तो इन लोगों के विचारों ने लोगों में एक नई चेतना को उभार आया। तो इन लोगों ने जो विचार दिए, इससे क्या हुआ, एक नए विचारों की क्या ही नई चेतना ही लोगों में एक नई विचारधारा उत्पन्न होकर आई। 5 नंबर प्रश्न है दुर्बल नेतृत्व और प्रशासनिक अयोग्यता। तो लुई 16 था, इसका निर्णय लेना बहुत कमज़ोर, मतलब ये बहुत ही कमज़ोर राजा हुआ था, तो बहुत ही असक्षम राजा था, और इसके कोई अच्छा वित्त मंत्री भी नहीं था, क्योंकि उस समय जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था रूप से कमज़ोर हो चुका था, दिवालिया हो चुका था। तो ज़रूरत थी कि अच्छे रिफॉर्म्स किए जाएं, अच्छे बदलाव किए जा सकें, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन जो लुई 16 है इसको तो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, और ना ही इसका कोई वित्त मंत्री थे, वो भी अच्छे थे, कि कमज़ोर राजा तो कमज़ोर, आपको पता है मंत्रिमंडल भी वैसा ही होगा, तो वो भी असफल रहे रिफॉर्म्स करने में। तो सुधारों की कोशिशें असफल रही और असंतोष बढ़ता गया। तो इनके द्वारा जो सुधारों का प्रयास किया गया वो इतने ज़्यादा सफल रूप से नहीं लागू हो पाए, असफल रहे, तो जनता और ज़्यादा परेशान हो गई, जनता और ज़्यादा आक्रोशित हो गई इनके प्रति। तो अब निष्कर्ष की बात करें
कि जो फ्रांस की क्रांति है वो एक पूरी दुनिया में एक राजनीतिक बदलाव ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और जन अधिकारों की लड़ाई थी। मतलब समाज की न्याय की, समाज का हर वर्ग बराबर है, उसके अधिकारों की लड़ाई भी थी। और जो ये फ्रांस की क्रांति है इसने पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रेरणा दी। फ्रांस की क्रांति के बाद में पूरी दुनिया में, फ्रांस के बाद में इटली में भी क्रांति देखने को मिलती है और अलग अलग देशों में भी क्रांति देखने को मिलती हैं। तो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के सिद्धांत की स्थापना की गई और यही भारत के प्रेम्बल में ये शब्द डाले गए हैं। और कहाँ से डाले गए हैं? फ्रांस की क्रांति से ही डाले गए हैं, फ्रांस के संविधान से ही डाले गए हैं। तो ये तो था आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्न। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो इतिहास का पेपर होगा, आधुनिक विश्व का इतिहास, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी पूरी सीरीज है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उसका जो पहला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हो और यूरोप में इस आंदोलन से क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़े? आपको इस पर सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें रिपीट नहीं हुआ है, तो आपको यह बहुत अच्छे से करके जाना है। हो सकता है कल आपने एग्जाम देने जाओ और ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिले। साथ के साथ ये प्रश्न अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो चाहे प्रश्न लघुतरात्मक आए, चाहे निबंधात्मक आए और चाहे अति लघुतरात्मक आए, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अपन बात करें, जैसे कि हम पहले भारत की बात करें, धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, इससे पहले मैं आपको भारत में समझाऊं कि भारत में भी जो धर्म सुधार का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को अपन किस नाम से जानते हैं? भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब भक्ति आंदोलन में भी क्या होता है कि जो पहले भारत में जो पाखंडवाद चलता था, जो यज्ञ वगैरह पे ज़्यादा लोग फोकस करते थे और जो बलि वगैरह ऐसी प्रथाएँ चलती थी, जातिवाद भी समाज में बहुत ज़्यादा फैल सकता था, तो कुछ लोगों का धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। तो उसी को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ऐसे ही यूरोप के अंदर भी क्या होता है, जो चर्च होते हैं, आपको पता है यूरोप में ज़्यादातर ईसाई धर्म को माना जाता है और ईसाई धर्म में भी एक धर्म होता है कैथोलिक धर्म। आपने पोप का नाम सुना होगा, अभी थोड़े से दिन पहले पोप की मृत्यु हुई है, जो पिछले पोप थे उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे ही कैथोलिक धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उनका क्या नाम होता है? पोप नाम होता है। अब वो क्या करते हैं, वो जो चीज़ कह देते हैं वही करना पड़ता है। अब धीरे धीरे जैसे धर्म आगे बढ़ता है तो आपको पता है सभी व्यक्ति अच्छे नहीं हो सकते, उनमें भी क्या हो सकती है, विकृतियाँ पाई जाती हैं। तो क्या होने लगा, जो चर्च हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार फैलने लगा। जो चर्च के जो पादरी हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे, तो समाज में क्या होने लगा, और जो कुप्रथाएं उनके द्वारा चलने लगी, वो ऐसे दिखाने लगे कि सिर्फ जो चर्च है, चर्च के द्वारा ही आपको क्या क्या किया जा सकता है, भगवान मिल सकता है, और पोप जो चीज़ बताएगा वही क्या है, एक अंतिम सत्य है इस दुनिया का। तो ऐसा होने लगा। तो उस समय एक बहुत बड़े विचारक, एक बहुत बड़े समाज सुधारक आए जिनका नाम क्या था? मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर को ने कैसे धर्म सुधार आंदोलन लेकर आए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुना देता हूँ। होता क्या है, एक ना ये जो चर्च के जो मालिक, जो चर्च के जो पादरी होते हैं, इन्होंने एक विवेचना पत्र निकाला। विवेचना पत्र क्या, इन्होंने एक पूरा एक पेज निकाला, मतलब एक पूरा पेज निकाला जिसमें क्या, उसने अपने कुछ मतलब ऐसे लाइनें लिख दी और उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस जो ये पत्र है इसको खरीद लेगा तो उसको जीवन में जितने भी किए गए पाप हैं वो सारे धुल जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, एकदम स्वच्छ व्यक्ति हो जाएगा। तो ये बात है मार्टिन लूथर को बहुत बेकार लगती है कि अगर कोई एक पत्र पढ़ने से अगर कोई व्यक्ति के अगर सारे कर्म, बेकार कर्म अच्छे हो सकते हैं, तो फिर किस बात का धर्म है? फिर तो कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करता चले जाएगा। और उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने का ही धंधा बना लिया है इन पादरियों ने। तो वहाँ से मार्टिन लूथर है वो अपनी जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और जो कैथोलिक चर्च हैं उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं अपन वो समझते हैं। मैंने आपको परिचय पूरा समझा दिया।
देखो, धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला क्या था? कैथोलिक चर्च में सत्ता और भ्रष्टाचार का विरोध करना। तो आपको पता है जो कैथोलिक चर्च थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था। वो विवेचना पत्र निकालने लगे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर ये पत्र भी पढ़ लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। और वो शायद कुछ $1 या $5 ऐसे कुछ रुपए का था वो एक पत्र। तो उन्हें लगा कि सिर्फ ये सिर्फ जो चर्च में बैठे लोग हैं सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सत्ता के पाने का सिर्फ इनको लोभ है, तो इसका उन्होंने विरोध किया। दूसरा क्या है? बाइबल को आम जनता तक पहुंचाया। मतलब जो बाइबल है उसको क्षेत्रीय भाषा में भी उसका अनुवाद किया गया और लोगों को ये समझाया गया कि चर्च ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो ईसाई धर्म में सबसे बड़ी जो अगर कुछ है तो वो क्या है? बाइबल है। बाइबल को लोगों को अच्छे से समझाया गया और इससे क्या हुआ, जो धार्मिक शिक्षा है वो सरल हुई। तो बाइबल को अच्छे से क्षेत्रीय भाषा में या एक आम भाषा में समझाया गया, जिससे क्या हुआ कि धार्मिक शिक्षा वो और सरल हो गई। अगले वाला पॉइंट है, लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि ईश्वर की कृपा से, मतलब भगवान की भक्ति करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति की गई है। इसमें चर्च का कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं है। तो लोगों को बस ये विश्वास दिलाया गया धीरे धीरे गए कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, आपको भगवान पर विश्वास रखना है। वो उसमें के लिए आपको चर्च की इतनी ज़्यादा सहायता लेने की जरूरत नहीं है। अगले वाला पॉइंट है, तो धर्म के अधिकार वो सिर्फ पोप के पास नहीं है। मतलब पोप कह देगा, पोप ही सर्व व्यक्ति नहीं है, पोप भी एक सिर्फ इंसान ही है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो आप पोप को ही सब कुछ नहीं मान सकते। तो धार्मिक अधिकारों के लिए आपको हर व्यक्ति के पास अपने कुछ अधिकार हैं, धर्म के अधिकार हैं, और उन्हें धर्म को मानने का, व्याख्या करने का अधिकार है, ना कि सिर्फ पोप के पास ही सिर्फ अधिकार होंगे। तो इन्होंने क्या प्रयास किया? देखो, कुल मोटी मोटी बातें करें तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसमें क्या हुआ, जो धर्म है, ईसाई धर्म है, उसको सरल किया गया। उसको जो पहले विकृति आ गई थी, भ्रष्टाचार, जो सिर्फ धर्म है वो सिर्फ कुछ चर्च के जो पादरी होते थे उनके पास था, उसको हटा कर आम जनता को समझाया गया कि आपको भी उतना ही अधिकार है धर्म से संबंधित जितना कि इन पोप या फिर चर्च के लोगों को है। और साथ के साथ जो धर्म है उसको इतना सरल कर दिया गया ताकि हर व्यक्ति समझ सके। जैसे पहले हिंदू धर्म में होता था कि कुछ लोगों को ही शिक्षा थी धर्म के बारे में, तो वही ठेकेदार बनकर बैठे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा फैली, आज हर व्यक्ति को धर्म के बारे में ज्ञान है, तो आज हम उन सब लोगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं। तो यही किया गया धर्म सुधार आंदोलन के अंदर भी। अब यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर थे जो जर्मनी से थे, जॉन कैल्विन थे जो फ्रांस से थे, और हुडरिक जिगवेगली ये कहाँ से थे? स्विट्जरलैंड से थे। तो ये कुछ प्रमुख नेता हुए हैं इस सुधार आंदोलन से। अगले पॉइंट की बात करूं, यूरोपीय समाज पर प्रभाव। तो यूरोप समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इस धर्म सुधार आंदोलन से? सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। तो मैंने आपको बताया जो बाइबल है उसका स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाने लगा, जिससे क्या हो गई, आम लोगों को भी धर्म के बारे में समझ में आने लग गई। और जिससे क्या हुआ, जिससे शिक्षा का जोर पड़ा और स्कूल व विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि शिक्षा है वही जीवन में एकमात्र माध्यम है जिससे आप क्या है, इन जो पाखंडवाद है ये जो कुरीतियाँ हैं इनसे ऊपर उठ सकते हो। तो जैसे जैसे बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगा तो लोगों का धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, लोग अपने बच्चों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भेजने लग गए। तो शिक्षा का प्रसार हुआ यूरोप के अंदर, और यही शिक्षा आगे जाकर यूरोप को इतना शिक्षित बना देती है कि वो लोग आगे जाकर दुनिया पर राज करना शुरू कर देते हैं। दूसरे वाला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णु लोग। तो इससे क्या हुआ, मतलब सब लोगों को ये समझ में आया कि आप सिर्फ एक ईसाई धर्म के अंदर जो पोप कह देता वही बात माननी जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम चाहें तो दूसरे धर्म को भी मान सकते हैं। तो इससे लोगों को ये आज़ादी मिली कि वो अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं और दूसरे धर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट है समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण। तो आपको पता है इस आंदोलन के बाद में जो ईसाई धर्म है वो दो धर्मों में फैल गया। एक था कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म। अब देखो दोनों में क्या समझा देता हूँ। जो कैथोलिक धर्म था इसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो कौन थे? चर्च थे। चर्च के अंदर जो पोप है
चर्च के अंदर जो पोप है वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, किसमें, इस कैथोलिक धर्म के अंदर। और उसी से टूटकर एक और शाखा बन गई, जिसका कौन था, प्रोटेस्टेंट। तो जो मार्टिन लूथर को फॉलो करते थे, मार्टिन लूथर को मानने वाले लोग थे, इन्होंने एक और धर्म को मानना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या था, प्रोटेस्टेंट था। समझ में आ गया। जो मार्टिन लूथर की बातें मानने लगे वो प्रोटेस्ट धर्म को अपना लिया, और जो पुरानी जो ईसाई धर्म को मानते थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। अब प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या था, इसमें चर्च को सर्वशक्ति नहीं माना गया, इसमें हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते थे, वो अपने हिसाब से धर्म को मान सकता था। और कैथोलिक धर्म में क्या फर्क था, कैथोलिक धर्म में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता था, चर्च और पोप होता है। तो विक्टन सिटी का आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे छोटा सा देश भी विक्टन सिटी है। तो वहाँ पर ही पोप रहता है, और वहाँ पर वो मतलब वो पूरा देश ईसाई धर्म से संबंधित ही है। तो आप समझ सकते हो कि अब कैथोलिक धर्म कितना छोटा हो गया है इस समय। चौथा नंबर पॉइंट है धार्मिक अधिकारों में बदलाव। तो लोगों ने धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि चर्च से बाहर निकलकर भी हम धर्म को मान सकते हैं, सिर्फ चर्च के द्वारा बताई गई चीज़ों में ही धर्म नहीं है। तो लोगों को यही समझ में आया कि ईश्वर के साथ हम चर्च से बाहर निकलकर भी संबंध बना सकते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से धर्म को मानकर भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़े, सबसे पहला पॉइंट, राजनीतिक राजाओं की शक्ति में वृद्धि। तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ा कि कुछ जो पहले शक्तियां हैं वो धर्म की शक्तियां सिर्फ चर्च के लोगों के पास, पादरियों के पास, पोप के पास होती थी, वो नियंत्रित करते थे। तो एक तरीके से सर्वशक्तिशाली लोग कौन होते थे, वही होते थे, क्योंकि भैया पता है धर्म को सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, और जो पोप और पादरी ने कह दिया उसी हिसाब से सत्ता में परिवर्तन हो जाता था। लेकिन इस धर्म सुधार आंदोलन से राजाओं ने मौके का फायदा उठाया, और सारी शक्तियां हैं वो क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। जो चर्च हैं, पादरी हैं, उनको भी अपने हिसाब से नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो जो शक्तियां पहले चर्च के लोगों के पास होती थी धर्म की, वो राजाओं ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दी। 2 नंबर पॉइंट है राजा और चर्च में अलगाव। तो हुआ क्या, राज्य और चर्च है वो पहले एक दूसरे से जुड़े होते थे, पर धर्म सुधार के आंदोलन के बाद में दुनिया में धीरे धीरे दुनिया बढ़ने लगी। पहले क्या होता था, जो पहले क्या होते, राजा होता था, राजा को चर्च से, आपको पता है भाई कोई भी राजा है उसको जनता का समर्थन जरूरी है, और जनता का समर्थन सबसे ज़्यादा कहाँ से आसानी से मिल सकता है, धर्म के हिसाब से। तो आपको भी पता है आज के समय भी नेता क्या करते हैं, अपने जो बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे दो खाते हैं। क्यों खाते हैं, ताकि जनता का समर्थन मिल सके। यही यूरोप में भी पहले होता था, राजा होते थे वो चर्च के जो पादरी वगैरह होते थे उन पर ज़्यादा निर्भर करते थे, ताकि जनता का उन्हें समर्थन बना रहे। इसीलिए पहले क्या होता था, राज्य और चर्च वो एक दूसरे से जुड़े होते थे। लेकिन जैसे राजाओं को पता चला कि पादरियों का विरोध होना शुरू हो गया, जनता का समर्थन नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे जो सत्ता है वो अपने हाथों में लेना शुरू कर दी। इसीलिए राजा और चर्च है वो एक दूसरे से क्या हो गए, टूटना शुरू हो गए, उनका विरोध होना, एक दूसरे से अलगाव होना शुरू हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है नई राजनीतिक विचारों का जन्म। तो आपको पता है जब भी कोई क्रांति होती है तो नए विचार है वो उत्पन्न होते हैं। उसी तरीके से जब जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो इससे भी अलग अलग प्रकार के विचार निकल के आए, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। नैतिकता, मतलब हर व्यक्ति को नैतिकता का मतलब नैतिक मूल्यों का अपनाना चाहिए, संस्कारों का अपनाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप धर्मगुरु बन गए और खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हो, खुद ही गलत कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ा धर्म है अच्छे कर्मों को करना, और लोकतंत्र जैसे विचारों को बल मिला। तो जो नया धर्म, नए राजनीतिक विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत अधिकारों की ज़्यादा बात होने लगी। चौथा नंबर पॉइंट है नए राष्ट्र राज्य बने। तो जैसे इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना, वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी। तो इंग्लैंड के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड नामक एक संस्था उत्पन्न हुई, जहाँ पर क्या हुई, धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है कि आप कोई भी धर्म को अपने हिसाब से मान सकते हो। पहले वाला पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि ये यूरोपीय समाज और राजनीति की पूरी दिशा पूरी तरीके से बदल दी। तो धर्म सुधार आंदोलन है ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि यूरोप समाज में इसने राजनीति को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। तो यही था धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करवा दिया इसके अंदर। हेलो बच्चों,
मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है आधुनिक विश्व का इतिहास, तो इसके संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नेपोलियन की प्रथम के पतन के कारण और उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। तो नेपोलियन से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर बार आप एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपके भी एग्जाम में नेपोलियन से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। तो ये ऐसा प्रश्न मैंने बनाया है, इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, निबंधात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाए, चाहे लघुतरात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाए और चाहे अति लघुतरात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर लोगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। तो आपको पता है फ्रांस है, फ्रांस के अंदर जो 18वीं शताब्दी चल रही थी, ठीक है, 18वीं शताब्दी चल रही थी 1750 के आसपास। उस समय फ्रांस की हालत दुनिया के अन्य यूरोपीय देशों से हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। उस समय दो ही यूरोप के अंदर बड़े बड़े देश हुआ करते थे, एक था ब्रिटेन और दूसरा था फ्रांस। और ये क्या हुआ करते थे, ये एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे। समझ में आ गया? जैसे आज के इसमें भारत और चाइना है, ऐसे ही समझ लीजिए एशिया के अंदर ऐसे ही ब्रिटेन और फ्रांस थे। इन दोनों के आपस में बनती नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, फ्रांस के अंदर जो कमज़ोर राजनेता आए, कमज़ोर जो राजा आए, इसके कारण क्या हो गई, यूरोप की हालत है वो बहुत बेकार हो गई। लेकिन 18वीं के सदी के अंत में एक नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक व्यक्ति को वहाँ के राजा के द्वारा उसको अपना सेनापति बनाया जाता है। बहुत अच्छा कार्य करता है और धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाती है, वो एक बहुत समझदार व्यक्ति रहता है, ठीक है। अच्छे भाषण देने आते हैं लोगों को, उसको जो मैनिपुलेट करने की अच्छी पावर होती है उसके अंदर। तो वो क्या कर देता है, जैसे ही उसके राजा की मृत्यु होती है तो 1799 में वो खुद सत्ता संभालनी शुरू कर देता है। और 1804 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो खुद को सम्राट घोषित कर देता है। और ना सिर्फ सम्राट घोषित करता है, वो लोगों को एक नई उम्मीद देता है कि हम फ्रांस के लोग दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, आओ हम सब मिलकर इस दुनिया को जीतने का प्रयास करें। ये कुछ सब होते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के, और ये अपनी देशभक्ति के बारे में लोगों को जागृत करता था। और आपको पता है कोई भी राजा के द्वारा देशभक्ति के माध्यम से जन समर्थन प्राप्त करना सबसे आसान है। अगर कोई भी राजा है, समझ लीजिए अगर वो देशभक्ति के नाम पर और धर्म के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, जन समर्थन प्राप्त कर रहा है, तो हमेशा समझ लेना कहीं ना कहीं वो राजा आगे जाकर आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं इसमें भारी नुकसान है आपका। और यही करता नेपोलियन बोनापार्ट भी, उससे वो धीरे धीरे पूरे यूरोप को जीतने का प्रयास करता है। कुछ युद्ध वो जीतता भी है, लेकिन बहुत से युद्ध वो हार भी जाता है। और 1815 में उसकी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन पतन तो होता है उसका, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को एक पूरी दुनिया के सामने एक अलग दिशा दी। नेपोलियन बोनापार्ट बशर्ते ही चाहे 14-15 साल ही उसने राज किया, लेकिन हम सब दुनिया में नेपोलियन का नाम जानते हैं। उसने कुछ ऐसे कार्य किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके प्रमुख पत्तनों को, बाद में देखेंगे, पहले अपन देखेंगे उसके द्वारा क्या सुधार किए गए। उल्टा शुरू करेंगे। पहला है नेपोलियन द्वारा किए गए पहले प्रमुख सुधार। तो नेपोलियन ने क्या सुधार किए, इन्होंने लागू किया नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड क्या था, इसमें इन्होंने आधुनिक नागरिक कानूनों की व्यवस्था की शुरुआत करी। जो आज आपको भी पता है हमारे द्वारा जो फ्रांस के कानून से भी प्रेम्बल के अंदर कुछ नियम लिए गए हैं, उसमें क्या क्या है, नेपोलियन ने क्या क्या लागू किया, समानता। नेपोलियन ने बताया कि हर नागरिक है फ्रांस के अंदर जितने दिन मैं राजा हूँ, क्या है, सभी लोग समान है। पहले जो यूरोप हुआ करता था वहाँ पे क्या सामंतवादी प्रथा चलती थी। जो जमींदार लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो खुद को ऊंचा समझते थे, वही लोग राज करते थे। और जो नीचे वर्ग हुआ करता था वो उसको कोई महत्व ज़्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि उसने सभी लोगों को समान अधिकार देने शुरू किए। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आपके पास जो संपत्ति है उसका ये जो हमारे देश के राजा का अधिकार नहीं है, राज्य का अधिकार नहीं, बल्कि आपका खुद का अधिकार है। तो ये संपत्ति का अधिकार किसने दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया। अगले वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी जो
कानून जो धर्म है उसको अपना सकते हो। तो ये सब जो नियम है, ये सब जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा दिए गए, और इसी के वजह से वो फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और हम सब जानते हैं आज भी इन सब कई देशों ने न्याय प्रणाली पर आधारित है। तो भारत के अंदर भी ये सभी जो मौलिक अधिकार थे उनके रूप में दिया गया कि समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन उसको बदल दिया गया बाद में, कानून ने अधिकार कर दिया मौलिक अधिकार से, और धर्मनिरपेक्षता आज एक मौलिक अधिकार है भारत में भी। तो यही है, ये सब चीज़ें किसके द्वारा दी गई थी? नेपोलियन के द्वारा बताई गई थी सबसे पहले। 2 नंबर प्रश्न है प्रशासनिक सुधार। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ना सिर्फ जो अधिकार दिए लोगों को, प्रशासन में सुधार करना भी शुरू किया, क्योंकि प्रशासन सही होगा तो जनता का कार्य भी अच्छे से होंगे और राजा भी मजबूत होगा। तो उन्होंने एक अच्छी प्रशासनिक प्रणाली को लागू करना शुरू किया था नेपोलियन ने। इससे क्या हुआ? अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो पहले क्या होती थी? अपने चाटुकारिता के आधार पर या फिर जो वंशागत आधार पर होती थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने समझा कि ऐसे तो हमारा पतन होगा। इन्होंने क्या किया? अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पर करना शुरू की। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने दूसरा क्या सुधार किए? प्रशासनिक रूप से चीज़ों को सुधार की। 3 नंबर पॉइंट है शैक्षणिक सुधार। तो शिक्षा में सुधार सबसे महत्वपूर्ण सुधार होते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने समझा। और इन्होंने वहाँ सरकारी स्कूल लाइसेंस नामक एक संस्था होती थी जिसमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, जो सरकारी स्कूल होते थे उनकी भी स्थापना करी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी सुधार किए, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया में आज भी उसका नाम चलता है। धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार किस प्रकार के थे? चर्च और जो राज्य थे उनके बीच में संतुलन किया। तो जैसा कि मैंने पहले वाला जो आपका प्रश्न था उसमें समझाया कि जो सत्ता थी वो पहले चर्च के लोगों के पास, पादरी के लोगों के पास हुआ करती थी, लेकिन बाद में जाकर जो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे राजा और धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो कुछ सत्ता तो वैसे चली गई, लेकिन बाद में नेपोलियन जैसे जो राजा हुए इन्होंने क्या किया? सत्ता को कुछ हद तक अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए इसने 1801 में कॉनकॉर्ड संधि किया, जिसके माध्यम से क्या किया? जो कैथोलिक चर्च होते थे उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखा। मतलब जो कैथोलिक चर्च है उस पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया और लोगों को ये अधिकार दे दिए कि आपको अपने धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ अधिकार होंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो 1801 की जो कॉनकॉर्ड की जो संधि है ये आपको याद रखनी है इसको। 5 नंबर पॉइंट है धार्मिक सुधार। तो धार्मिक सुधार के लिए जो आपको पता है जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तो इस व्यवस्था से क्या हुई? पारदर्शिता आई और न्याय संगत प्रणाली है वो, आर्थिक प्रणाली है वो लागू हुई। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई ताकि धार्मिक आर्थिक सुधारों के लिए। तो ये कुछ प्रमुख सुधार है जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किए गए थे। अब अपन बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट है उसके द्वारा इतने सुधार किए गए, अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए गए जिससे वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो फिर उसके पतन का क्या प्रमुख कारण रहते हैं? ठीक है, सफलताएं देख लिया, अब उसकी विफलताएं देखते हैं। पहला प्रश्न है महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद। तो देखो ये प्रश्न है ना, प्रश्न ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा आ सकता है इसमें सुधार पूछ लेंगे, कहीं में पतन पूछ लेंगे, कहीं पर दोनों पूछ लेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। पहला प्रश्न है महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद। तो नेपोलियन की जो युद्ध नीति थी वो अत्यधिक आक्रमणकारी थी। तो देखो जो नेपोलियन है उसने यही नारा दिया था कि जिस समय वो राज करने आया था हिटलर की तरह, हिटलर जर्मनी में राज करने आया था और जब नेपोलियन भी फ्रांस में राज करने आया था तब फ्रांस की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब सबसे कमज़ोर देश बन चुका था यूरोप का। तब नेपोलियन बोनापार्ट है वो राज करने आता और उसने लोगों को ये सपना दिखाया, लोगों को अपनी प्रणाली से लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, और उसने ऐसा करके दिखाया भी। वो कोई युद्ध हारता नहीं है एक दो युद्ध को छोड़कर। तो यही होता है, उसकी जो नीति थी वो सीधी थी कि हम पूरी दुनिया पर आक्रमण करेंगे और हम जीतेंगे। तो उसकी कौन सी थी? युद्ध नीति थी। ठीक है, उसने लगभग पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश की जिससे अन्य राष्ट्रों ने उसके खिलाफ विरोध बढ़ा। तो बस यही था कि उसने भाई सबके साथ सारे राज्यों के पास है वो युद्ध किया, इससे क्या सारे राज्य उससे नाराज हो गए।
तो बस आपको यही याद रखना है कि उसकी जो नीति थी वो कौन सी थी, युद्ध नीति को अपनाया, वो भी आक्रमणकारी को। कोई भी उसके साथ थोड़ा सा परेशान कर देता था वो युद्ध करना शुरू कर देता था। रूस पर असफल आक्रमण, तो आपको पता है कि 1812 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो रूस पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ की जलवायु है रूस की वो ठंडी है और बहुत ज़्यादा दूरी है फ्रांस से रूस की, तो वहाँ तक जो उनकी सेना है वो क्या हो जाती है, ठंडी जलवायु को नहीं झेल पाती है, लंबी दूरी के कारण पहले ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो 1812 की रूस पर आक्रमण का जो हार है वो सबसे बड़ी हार में से एक थी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। तीसरे नंबर प्रश्न है ब्रिटेन से टक्कर और नेपोलियन ने सैनिक विफलता। जिस समय मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सेनापति ही होता है, उस समय वो इतना बड़ा शासक नहीं बनता है, उसके बाद में वो शासक बनता है। तो उस समय ट्राफलगर की एक लड़ाई होती है, समझ गए, 1805 के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिश की नौसेना है वो फ्रांस की नौसेना से लड़ती है और फ्रांस की नौसेना को जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो लीड कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होती है, उस फ्रांसीसी नौसेना को ब्रिटेन की जो नौसेना वो हरा देती है। तो यहाँ पर ये भी हुआ था कि जो नौसेना है ब्रिटेन की नौसेना है उसने फ्रांस की नौसेना को 1805 में बैटल ऑफ ट्राफलगर में हरा दिया था। बस ये याद रख लेना, उसमें उसकी पतन का कोई महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा योगदान रहा नहीं है। उसके बाद तो वो राजा बनता है। महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, उस समय पता है आपको जो ब्रिटेन है वो फ्रांस से ज़्यादा विकसित देश था, तो ये क्या कर देता है, नेपोलियन है वो बहुत बड़ा राजा बन जाता है, उसने कई देशों को जीत लिया है। तो वो यूरोप के अन्य देशों पर दबाव बनाता है कि वो ब्रिटेन से बना हुआ सामान है, व्यापार है, वो नहीं करेंगे। समझ में आ गया। लोग भाई मजबूरी में मानना भी शुरू कर देते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात। लेकिन होता क्या है, बात तो मान लेते हैं, लेकिन फ्रांस के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो पूरी दुनिया है या जो पूरा यूरोप है उसको जो सारी वस्तुएं वो प्रोवाइड करवा सके। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस है वो अपनी मतलब जो उसका उद्योग इतना विकसित नहीं था कि सारी वस्तुएं प्रोवाइड करवा सके। तो इससे फ्रांस की जो बेइज्जती होती है, फ्रांस का थोड़ा जो लोगों को जो अलग देश है वो क्या होते हैं, फ्रांस से नाराज़ हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्रिटेन की पॉपुलरिटी और बढ़ जाती है और ब्रिटेन का व्यापार है वो घटने के बजाय और बढ़ जाता है। तो इससे अंततः क्या होता है, फ्रांस की अर्थव्यवस्था है उसको ही नुकसान हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मैंने पता है जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका तो जो मुख्य लक्ष्य यही था कि उसने राष्ट्रवाद जो देशभक्ति के आधार पर ही उसने अपना जो राज्य उसकी नींव रखी थी। तो इससे अधीन लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद की भावना जागी, जिससे क्या हुए, बहुत सारे विरोध भी हुए। तो क्या नेपोलियन बोनापार्ट से लोग क्या दुखी हो चुके थे, तो उसके बाद में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागती और विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। छठा पॉइंट है लिपजिंग की हार। तो राष्ट्र की लड़ाई के इस युद्ध को राष्ट्र की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसने नेपोलियन की सेना ने कई देशों के सेनाओं को संयुक्त रूप से हराया था। मतलब नेपोलियन देख समझ सकते हो आप, कई देशों ने मिलकर जो नेपोलियन के साथ लड़ाई लड़ी थी लेपजिंग में 1813 के अंदर। लेकिन नेपोलियन इतना शक्तिशाली था उसने कई देशों को एक साथ मिलकर हरा दिया था। 7 नंबर प्रश्न है वाटरलू की अंतिम हार। तो वाटरलू की जो हार है वो ब्रिटिश और पर्शिया है वो दो देश आपस में मिलकर लड़ते हैं नेपोलियन के साथ और 1815 में उसको हरा देते हैं। और जो उस समय का जो सेंट हेलेना द्वीप था जहाँ से पैदा होकर आया था नेपोलियन, उसको भी अपने हाथों में कैप्चर कर लेता है ब्रिटेन और पर्शियन सेना। तो ये हार इतनी बड़ी हार सिद्ध होती है कि वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट है वो अपनी सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। तो निष्कर्ष यही होता है कि नेपोलियन एक महान सुधारक व सैन्य प्रतिभा था, मतलब वो बहुत अच्छा सेनापति रहा अपने समय का। उसने फ्रांस व यूरोप की राजनीति और प्रशासनिक कानूनों को आधुनिक रूप से बदलने में योगदान दिया है। लेकिन आपको पता है वो एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, युद्ध की नीतियाँ उसने अपनाई, बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारी। इसके कारण क्या हुआ, यही चीज़ें उसकी पतन का कारण भी बनती हैं। तो हम उसके जो नेपोलियन है उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरफ से वो महान समाज सुधारक भी रहा और राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी उसने काफ़ी सुधार किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी युद्ध नीति उसने उसको खुद को ही पतन करने का कारण बना दिया।
तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित प्रश्न। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का आधुनिक विश्व का इतिहास, इससे संबंधित जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, 1917 की रूस की क्रांति, उसके कारणों का वर्णन कीजिए और उस पर सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको चाहे निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए आपके सामने, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए और चाहे अति लघुतरात्मक रूप से प्रश्न आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो सबसे पहले बात करें 1917 की तो 1917 की जो रूस की क्रांति होती है, ये सिर्फ एक राजनीतिक क्रांति है। वो सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इस क्रांति ने जो टेसार जो शासन था, जार शासन था रूस के अंदर, उसको अंत किया और पूरी दुनिया के अंदर उसके बाद में जो रूस है वहाँ पर एक साम्यवादी कम्युनिस्ट शासन है, उसकी शुरुआत होती है और पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्टिज्म, साम्यवादी जो शासन है, साम्यवादी जो परंपराएं हैं, साम्यवादी जो व्यवस्था है, वो कहाँ से निकल कर आती है, रूस से निकल कर आती है। तो पूरी दुनिया को जो साम्यवादी जो व्यवस्था है उसके बारे में बताने का कार्य किसने किया, रूस की क्रांति ने किया था। और ये जो क्रांति है इसने न केवल रूस में बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा बदलाव में राजनीतिक रूप से प्रभावित हुए लोग इससे। तो रूस की जो क्रांति है वो एक क्रांति नहीं होती है, वो दो क्रांतियों के रूप में देखा जाता है रूस की क्रांति को। सबसे पहले जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है फरवरी क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है। वो कब होती है, 1917 के मार्च में होती है और उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ का जो राजा होता है जार निकोलस द्वितीय, उसका क्या कर दिया जाता है, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो जो मार्च की क्रांति है या फरवरी क्रांति जिसको नाम से जानते हैं, उस समय क्या होता है, जो वहाँ का जो राजा था जार निकोलस, उसको सत्ता से बेदखल करने का कार्य किया जाता है। फिर अगली क्रांति निकल के आती है अक्टूबर की क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति होती है, उस समय जो लेनिन के नेतृत्व में की जाती है और बेलोशेविकों को की सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये दो क्रांतियाँ निकल कर आती है रूस की क्रांति में, जिनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब है रूस की क्रांति के प्रमुख कारण। तो रूस की क्रांति है उसके प्रमुख कारण क्या क्या रहते हैं। तो पहला कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है जो रूस की क्रांति है वो होती है, और जनता में आक्रोश क्यों फैलता है रूस की जनता में, इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जार शासन की निरकुशलता, मतलब निरकुशता। जो जार शासक था, जो वहाँ पे जार जो साम्राज्य था, राजवंश था, वो राज करता था रूस के ऊपर, उसका क्या करता था, वो एकदम एक तो अयोग्य था, वो तो ना तो जनता की कोई सुनता था, ना जनता के लिए कोई कार्य करता था, और एक असक्षम और था सत्ता को चलाने के लिए। साथ के साथ वो पूरे तरीके से एक तानाशाही शासक भी था। ठीक है, उस समय ना तो जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार होते थे, ना बोलने की कोई स्वतंत्रता होती थी। तो ये जो जार शासक होता था, इसके जार द्वितीय, इसके समय ना तो लोगों के पास ना कोई अधिकार थे, ना ही जनता राजा से किसी प्रकार के कोई सवाल पूछ सकती थी। तो इससे क्या हुआ, जनता में धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति, आपको पता है उस समय फ्रांस की क्रांति हुई, इटली की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, तो इसने जो रूस के लोग हैं उनके भी विचारधारा को बदलने का प्रयास किया। उन लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ दी जार साम्राज्य के प्रति। अगले वाला पॉइंट है कृषि और किसानों की दुर्दशा। तो उस समय क्या होता था, उस समय जो रूस के किसान थे वो अधिकतर किसान कैसे थे, गरीब थे, अशिक्षित थे और भूमिहीन थे। तो उस समय जो किसान थे उनकी बहुत बुरी दुर्दशा थी रूस के अंदर। उसमें लगभग जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, अशिक्षित थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि भी नहीं थी। तो इसी के कारण जो रूस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे, क्योंकि गरीब, अशिक्षा और जो भूमिहीनता थी, मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को काफ़ी ज़्यादा जो उनकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही थी, तो गरीबी के कारण लोगों के जीवन है वो दुर्भर होता जा रहा था और वो धीरे धीरे और ज़्यादा परेशान होते चले गए और विद्रोह की भावना उनके अंदर और बढ़ती चली गई। अगले वाला पॉइंट क्या है,
साथ के साथ जो सामंतवादी जो जमींदारी प्रथा वो भी खत्म नहीं की गई थी। इसलिए जो जमींदार वर्ग था वो जो श्रमिक वर्ग था, जो पैसे वाले लोग थे वो श्रमिकों पर, और जो गरीब लोग हैं उन पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे श्रम के नाम पर। जो वो चाहते थे उतनी देर उनसे श्रम कराते थे, समय पर पैसा नहीं देते थे, मजदूरी भी बहुत कम देते थे। तो इस कारण जो कृषि है और किसानों की दुर्दशा ने भी वहाँ पर क्रांति करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले वाला पॉइंट है औद्योगिक श्रमिकों की खराब स्थिति। तो उद्योगों में जो मजदूर हैं उनकी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि मजदूरों को उस समय लंबे समय तक काम करना पड़ता था। और क्योंकि वहाँ उस समय क्या था, कोई भी मजदूरों से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित कानून नहीं बनाए गए थे, क्योंकि राजशाही तंत्र था, उसमें जनता का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। तो लंबे समय तक काम करना पड़ता था, मजदूरी भी कम थी और काम की हालत भी बहुत ख़राब थी। मजदूरों के सुरक्षा से संबंधित भी कोई उपाय नहीं कर रखे थे। तो यही होता था, जब लोगों को पता चला कि हम इतनी देर काम करते हैं, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं और हमें कुछ भी नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर एक बौद्धिक चेतना आती है और लोग एक होकर हड़ताल है और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, होता है, हड़ताल है, आंदोलन है वो और विद्रोह है वो धीरे धीरे एक रेगुलर वे में होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है 1905 की असफल क्रांति। तो 1905 है उसको खूनी रविवार के मतलब खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जिसने जनता को गुस्से में भर दिया। ठीक है, तो 1905 की जो क्रांति है वो असफल तो रही थी, लेकिन लोगों में क्रांतिकारी भावना और गुस्सा बना रहा। लेकिन 1905 के अंदर भी एक जो क्रांति है वो निकल कर आती है, जिसमें क्या होता है, राजा वो बहुत सारे लोगों को मना देता है, और वो रविवार के दिन हुई थी उस क्रांति को, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, उसको खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति के बाद में लोगों को एक नई चेतना मिलती है, लोगों में एक नई साहस बढ़ जाता है राजा के खिलाफ। ये क्रांति भारत के 1857 की क्रांति की तरह असफल तो रहती है रसिया में, लेकिन इससे क्या हो जाता है, लोगों में क्रांतिकारी भावना और गुस्सा है वो बढ़ जाता है और फिर से क्रांति करने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका क्या महत्वपूर्ण कारण रहा। तो आपको पता है जो 1914 और 1918 के बीच में जो विश्व युद्ध होता है, इसमें रूस की हार हो जाती है। तो इससे जनता है वो अमेरिका से हार होने के बाद में क्या हो जाती है, और ज़्यादा मनोबल उनका टूट जाता है। इससे लाखों लोग भी मारे जाते हैं, भोजन और वस्त्रों की भी भारी कमी हो जाती है। मतलब आपको पता है जब युद्ध होता है तो युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, साथ के साथ खाने पीने की, वस्त्रों की और पैसे की भी भारी कमी देखने को मिलती है। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है बल्कि महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और इसी महंगाई बढ़ने के कारण है जनता में असंतोष है वो और ज़्यादा फैल जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो भी प्रमुख कारण रहा जनता के बीच में असंतोष फैलाने के लिए। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार व प्रशासनिक असमता। तो जार सरकार थी वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट थी और असक्षम थी। तो जार सरकार है वो उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, साथ के साथ असक्षम भी थी। मतलब उसका जो राजा हुआ करता था वो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं था कि वो सत्ता को संभाल सके। जो अर्थव्यवस्था उस समय चरमरा गई थी, पूर्ण रूप से ख़त्म होने जा रही थी रूस की, उसको संभाल सके, उसको एक नई दिशा दे सके। तो उसके दरबार में रासपुतीन जैसे अयोग्य लोग थे जो प्रभावशाली बन गए थे। मतलब जिन लोगों उसके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग थे जिनको ना इतना ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, भ्रष्टाचार के कारण वो सक्षम होते चले गए और प्रभावशाली होते चले गए। 7 नंबर प्रश्न है लेनिन और बोल्शेविक पार्टी की भूमिका। तो वहाँ पर लेनिन और उनकी पार्टी बोल्शेविक ने रोटी, भूमि और शांति का नारा देकर जनता को आकर्षित किया। तो मार्क लेनिन है उसने एक बोल्शेविक पार्टी का निर्माण किया, और उसने क्या किया, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके हक की बातें की। जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसके हक की बातें की। क्या कहा, आपको हम रोटी देंगे, जो भूमि है जो आपके पास नहीं है वो दी जाएगी, और आपको शांति से जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। तो लैंड, ब्रीड, लैंड और पीस का नारा किसने दिया था, मार्क लेनिन ने अपनी पार्टी के द्वारा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो आम जनता है जो पहले ही तरफ इस जो तानाशाही उससे परेशान हो चुकी थी, उसे एक नई उम्मीद की किरण मिली और क्रांति करने की एक नई उम्मीद मिलती है उन्हें। उन्होंने मजदूर और किसानों को संगठित किया। तो उन्होंने जो सत्ता है उसके खिलाफ
क्या क्या जो मजदूर और किसान है जो असंगठित रूप से थे उनको एक करने का प्रयास किया और उन्हें उन्हें उनके अधिकारों के बारे में चेतना दी। 8 नंबर प्रश्न है बौद्धिक और वैचारिक कारण। तो क्या होता है, जो मार्क्सवाद है और समाजवाद के विचारों ने रूस की जनता को प्रेरित किया। तो उस समय जो मैंने बताया फ्रांस की क्रांति होती है और उसके बाद में कार्ल मार्क्स जैसे बड़े बड़े विचारक आए जिन्होंने जो श्रमिक वर्ग है उनकी चेतना के लिए उन्होंने कार्य किया। श्रमिक वर्ग को एक नई चेतना दी कि आप सब लोग हैं, आपके भी अधिकार होते हैं, आप अगर एक होकर क्रांति करो, लड़ो तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था इसको नष्ट किया जा सकता है। कई सालों से जो चली आ रही सामंतवादी प्रथा है, ये जो तानाशाही है, उसको आप तोड़ सकते हो। तो इससे क्या होता है, रूस की जनता को भी एक नई प्रेरणा मिलती है। और उस समय जो समाजवाद है, मतलब समाज के हर वर्ग के पास अपने जो जीने के अधिकार होते हैं, उनके पास भी अधिकार होने चाहिए, ये वाली जो विचार है, ये व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी। लोकतंत्र जैसी प्रणालियाँ भी हैं वो यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी। तो यही सब चीज़ें देखकर रूस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उनमें भी किताबों और पर्चों के जरिए लोगों ने क्रांति की भावना फैलाई। तो मार्क लेनिन जैसे लोग हैं, इन्होंने क्या क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अलग अलग जगह पर्चे लगाना शुरू किया और लोगों में प्रचार प्रसार करने लगे उनके अधिकारों के बारे में, उनकी जो समानता का अधिकार है, इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि लोगों में और क्रांति की भावना फैल सके और ये जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये राजशाही है, जार शासन की, वो उखाड़ कर फेंक सकें। तो निष्कर्ष की बात करें तो 1917 की जो रूस की क्रांति है वो राजनीतिक दमन, आर्थिक विषमता और युद्ध की त्रासदी और सामाजिक असंतोष का परिणाम थी। मतलब जो रूस की क्रांति होती है ये किसके कारण होती है, राजनीतिक दमन। मतलब जो राजनीतिक रूप से लोगों का जो दमन हो रहा था, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, उसको ख़त्म करने के लिए जो लोग परेशान हो चुके थे, आक्रोश फैल चुका था, उसको रोकने के लिए आर्थिक विषमता, मतलब लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और जो लोग हैं वो गरीब और अमीर, पूंजीवादी और गरीब लोगों के बीच में खाई बढ़ती जा रही थी। युद्ध की त्रासदी, तो युद्ध है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोग हैं वो वैसे ही तृप्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, साथ में रूस को हार और मिल गई थी। तो इससे लोगों का मनोबल भी टूट गया था। आर्थिक रूप से तो नुकसान हुआ ही था, साथ के साथ उनका मनोबल भी टूट गया था, वो मानसिक रूप से भी परेशान हो गए थे। और सामाजिक असंतोष, तो समाज का अलग अलग वर्ग है, जो बहुत बड़ा तबका है श्रमिक वर्ग का, वो क्या था, उसके शोषण हो रहा था, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष था। तो इस क्रांति ने दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य की शुरुआत की और शीत युद्ध की नींव रखी। तो इसके बाद में रूस के अंदर दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट जो राज्य है उसकी स्थापना होती है और शीत युद्ध है उसके बाद में लड़ा जाता है और उसके बाद में सोवियत संघ की टूटकर रूस में बदलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रूस की जो 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में प्रमुख बातें हैं जो मैंने बता दी हैं। ये इसमें कैसा भी प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक आए, चाहे निबंधात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए, आप बहुत आराम से इन प्रश्न को कर लोगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का आधुनिक विश्व का इतिहास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के परिवर्तनों ने लोगों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक और बौद्धिक जीवन पर क्या प्रभाव डाले, आपको इसकी सविस्तार व्याख्या करनी है। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या क्या परिवर्तन किए लोगों के जीवन पर, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और बौद्धिक, तो इन सब चीज़ों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसके ऊपर व्याख्या करनी है। तो औद्योगिक क्रांति है, ये भी आपको पता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न निकल कर आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में भाषा का बदलाव करके। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न लघुतरात्मक रूप में पूछे जाए, चाहे निबंधात्मक रूप में पूछा जाए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप में पूछा जाए, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये आपको पता है ये कहाँ से शुरू होती है, ये इंग्लैंड से शुरू होती है। जो 18वीं शताब्दी है वहाँ में इंग्लैंड से शुरू होती है और फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल जाती है। तो इस क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, हस्तशिल्प, मतलब जो कपड़ा बनाते थे जो कॉटन वगैरह का, उसके मशीनों के साथ इसका प्रयोग से शुरू होती है। उसके बाद में इसका प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, परिवहन में, मतलब ट्रांसपोर्ट में और जीवन के हर पहलू में जो मजदूर थे
जो लोग जो हाथ से काम करते थे इसका का प्रयोग इसको हटाकर मशीनों ने धीरे धीरे इंसानों की जगह लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहीं से शुरुआत होती है पूरी दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति की। मतलब शुरुआत में क्या होते थे, जो मजदूर जो जमींदार लोग हैं इनको मजदूर नहीं मिलते थे इंग्लैंड वगैरह में जो मजदूरी करने के लिए, अनाज निकलाने के लिए, तब वहाँ से निकल कर आता है ये मशीनों का उपयोग इसके अंदर। तो मशीनों का उपयोग वहाँ से निकल कर आता है और धीरे धीरे जो कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया और अलग अलग जीवन के पहलुओं में जहाँ जहाँ मशीनों का उपयोग हो सकता था वहाँ वहाँ पर मशीनों का उपयोग होना शुरू हो गया। और जो क्रांति है, जो औद्योगिक क्रांति है, वो शुरुआत इंग्लैंड से होती है और फिर पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल जाती है। पहला पॉइंट है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो जीवन, लोगों के पैसा, लोगों के आर्थिक रूप से कैसे मदद हुई इस क्रांति से, तो इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। तो आपको पता है क्या हुआ, मशीनें, कोई इंसान 10 दिन में जो कोई 10 व्यक्ति मिलकर जिस काम को एक दिन में करते हैं, वही काम आपको पता है मशीन है वो अकेली मशीन एक दिन में वही काम कर देती है। तो आपको पता है कि जो मशीनों की वजह से सबसे पहले यही फ़ायदा हुआ कि जो उत्पादकता है, मतलब कोई चीज़ पहले 10 चीज़ें बनती थी, वही चीज़ें अब 100 बनने लग गई। तो इससे क्या हुआ, उत्पादकता है उस पर प्रभाव पड़ा, उत्पादकता है वो बड़े पैमाने पर संभव हो गई। इससे क्या हुआ, चीज़ें आसानी से भी मिलने लग गई और सस्ती भी पैदा होने लग गई। तो क्योंकि अब 10 मजदूर काम करेंगे तो उसका 10 दिन का मजदूरी लगेगी, लेकिन मशीन तो एक बार खरीदनी पड़ती है और वही काम उससे ज़्यादा करके दे देती है। तो क्या होने लगा, उत्पादकता भी वृद्धि होने लगी, चीज़ें भी ज़्यादा बनने लगी और सस्ती भी मिलने लगी लोगों को। अगले वाला पॉइंट, नए उद्योगों की स्थापना। तो इससे क्या हुआ, जो अलग अलग प्रकार के नए उद्योग हैं उनकी स्थापना होने शुरू हो गई, जिसमें वस्त्र है, मतलब जो कपड़े बुनने का काम होगा, लोहा हो गया, कोयला हो गया, इस्पात हो गया, मतलब जो कोई और रेल हो गया। तो ये सब जो भी उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग हो गया या फिर जो खनिज निकालने से संबंधित कोई उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, रेल उद्योग हो गया, तो ये सब उद्योग हैं ये जो पहले मजदूरों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करते थे, अब उनके अंदर मशीनों का उपयोग में आने लगे और मशीनों ने उस काम को क्या कर दिया, बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है नौकरी के नए अवसर। तो पता है अब धीरे धीरे लोग क्या, शहरीकरण का बढ़ाव मिलने लग गया, तो शहरों में ज़्यादा लोग आने लगे गाँव से छोड़कर, तो नौकरी के नए अवसर भी उत्पन्न होने लगे कि भाई जिन लोगों को मशीनों का ज्ञान था अच्छे से, उनको और ज़्यादा मजदूरी मिलने लग गई। तो इससे क्या होता है, नौकरी के और अधिक अवसर निकल कर आते हैं। अगले वाला पॉइंट है पूंजीवाद का विकास। तो आपको पता है जो बहुत अधिक उत्पादकता होने लगी, उत्पादकता बढ़ने लगी, तो मालिकों को फायदा होने लगा, वो ज़्यादा चीज़ों को बेचकर ज़्यादा पैसे कमाने लगे। अब इससे क्या होता है, जब ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो समाज के अंदर पूंजीवाद का विकास होने लगा। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बीच में जो खाई थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था है वो क्या हो गई, वो उसका और ज़्यादा विस्तार होने लग गया था। अगले वाला पॉइंट है व्यापार और बाजार में वृद्धि। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए वहाँ इंग्लैंड के लोग या यूरोप के लोगों ने क्या किया, कच्चा माल की खोज में अलग अलग देशों की खोज करने लगे, जैसे भारत की हो गई, अमेरिका की हो गई, और अलग अलग द्वीपों पर जाने लगे। तब वहाँ से वो क्या करते थे, वहाँ से कच्चा माल उठा कर लाते थे और अपने देश में आकर उसको प्रोडक्ट बनाकर और वहाँ पर सस्ते में बेचकर भी आते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, और पैसा कमाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उनके देश में अगर कच्चा माल नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे जाने लगे, अलग अलग देशों में जाकर खोज करने लगे और वहाँ पर पहुँचकर अपने माल को बेचने लगे। 2 नंबर प्रश्न है सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तो लोगों के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, तो इससे समाज में भी नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे पूंजीवादी वर्ग हो गया, बुर्जुआ, जिसे कार्ल मार्क्स बुर्जुआ बोलता था, उस वर्ग का निर्माण हुआ। मजदूर वर्ग है उसका एक अलग से निर्माण हुआ। तो पहले क्या होते थे, पहले 2 ही वर्ग होते थे, एक तो जमींदार वर्ग और श्रमिक वर्ग, बस।
जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो जमींदार वर्ग, और जो उनके यहाँ काम करता था वो श्रमिक वर्ग। लेकिन उस समय जमींदारों के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं होता था और मजदूरों के पास भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, लगभग सभी लोग समान होते थे। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति के बाद में एक नए समाज की उत्पन्न होते हैं वो होता है पूंजीवादी वर्ग। अब पूंजीवादी वर्ग कौन सा होता है? जो लोग श्रमिकों से काम करवाते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के, वो पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और श्रमिक वर्ग तो वही है जो उन मालिकों के नीचे काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, वो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते थे। अगले वाला प्रश्न है श्रमिकों का शोषण। तो आपको पता है कोई भी मालिक का वो काम करवाएगा तो वह यही सोचेगा कि सबसे मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं, और इससे क्या हो जाता है? मजदूरों का शोषण होता है और उन्हें जितनी मजदूरी देनी चाहिए वो भी मजदूरी नहीं मिल पाती है। अगले वाला पॉइंट है शहरीकरण। तो अब गांव में क्या, मशीनों के कारण गांव में ज़्यादा रोजगार बचा नहीं था, तो लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे और नए शहरों का निर्माण होने लगा, और शहरों की जनसंख्या वो भी तेजी से धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अगले वाला पॉइंट है महिलाओं और बच्चों का श्रम। तो कारखानों में महिलाओं और बच्चों के लिए कठिन श्रम दिया गया। तो आपको पता है कारखानों में जो महिलाएं और बच्चे हैं वो भी कार्य करने लगे। उनका जो श्रम होता था, उनका काम होता था, वो भी बहुत ज़्यादा पुरुषों के बराबर कठिन ही होता था। ऐसा नहीं था कि उनके लिए काम था वो आसान था। ठीक है। समस्याएं तो झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ, भीड़, गंदगी और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि सभी लोग जो गांव से आते थे शहरों में उनके पास बढ़िया मकान नहीं होता था, तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गए। जो भीड़ भाड़ में और गंदगी जैसी समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। तो श्रमिक जो आंदोलन है उनकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? तो आपको पता है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है या फिर कोई भी वर्ग है, वो कितने दिन अपने शोषण को सहेगा? एक न एक दिन वो उसको भी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और वो भी क्या करेगा? क्रांति कर देगा। तो सभी मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करना शुरू कर दिया और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक निकल कर आए जिन्होंने श्रमिकों के हक में क्या उठाई? आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। अगले वाला पॉइंट है कानूनों में सुधार। तो इन्होंने काम के घंटों में, मजदूरी में और श्रमिक सुरक्षा के संबंधित कई कानून बने। तो धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे मजदूरों ने आवाज़ उठानी शुरू की, श्रमिकों ने आवाज़ उठानी शुरू करी, तो कानूनों में भी सुधार हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसका काम के घंटों में फिक्स कर दिया। जैसे आज के समय ना 8 घंटा या फिर 12 घंटा है वो काम करना फिक्स होता है, उसी तरीके से साथ के साथ मजदूरी जो पैसा था उसको भी फिक्स कर दिया, और श्रम सुरक्षा है कि जो श्रमिक होते हैं उनकी भी सुरक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर अब धीरे धीरे कानून बनने शुरू हो गए। अगले वाला है लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व की मांग। तो श्रमिक वर्ग है उसने भी वोटिंग अधिकार और राजनीतिक भागीदारी की मांग की। तो अब धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लग गया, और उन्होंने भी क्या कहा कि हमें भी वोटिंग के अधिकार होने चाहिए और हमें भी राजनीति में भागीदारी लेनी है। तो ये जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की मांग करने लगा श्रमिक वर्ग भी। अगले वाला प्रश्न है राज्य की भूमिका बढ़ी। तो सरकारों की जो भूमिका वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। श्रमिक कल्याण हो गए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्र हैं उनके अंदर उनको जो श्रमिक वर्ग है उनके जो अधिकार हैं उनके भी रक्षा करने के लिए कार्य करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है श्रमिक वर्ग वो सबसे बड़ा वर्ग होता था, उसी की जन समर्थन से ही वो क्या आ सकते थे? सत्ता में आ सकते थे। इसलिए सरकार को उनके भी अधिकारों की ध्यान में रखने पड़े। 4 नंबर प्रश्न है बौद्धिक जीवन पर प्रभाव। तो लोगों की विचारधाराओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ा इसको समझने की प्रयास करेंगे। तो नई विचारधाराओं का जन्म होता है उस समय सबसे पहले समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद वो व्यवस्था होती है जहाँ पर समाज का हर वर्ग समान हो, जहाँ हर वर्ग के पास अधिकार हो। पूंजीवादी ना पैसे वाला हो, गरीब ना ज़्यादा गरीब हो, सभी बराबर के अधिकारों को रखें। तो ये विचारधारा निकल के आती है। साम्यवाद क्या होती है? साम्यवाद होती है जो ना तो पूंजीवाद को ज़्यादा मानती है और ना ही समाजवाद को ज़्यादा मानती है। इनका यही कहना है कि हमें बीच का रास्ता अपनाकर चलना चाहिए। समाज के हर वर्ग की प्रगति की बात की है। वो कौन सा वर्ग होता है? वो कौन सी साम्यवाद होता है? वो क्या कहलाता है? साम्यवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद बात करता है पैसे की, भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो ये सब जो विचारधाराएं वो धीरे धीरे निकल कर आती हैं।
अगले वाला पॉइंट है वैज्ञानिक सोच का विकास। तो धीरे धीरे क्या होता है, मशीन हो गई, तकनीक हो गई और विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ती है और जो वैज्ञानिक सोच है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो उसमें पता है औद्योगिक क्रांति के बाद में अलग अलग प्रकार की जो रिसर्च और डेवलपमेंट होने लग गया और लोगों की जो सोच है और वैज्ञानिक रुचि उसमें भी बढ़ावा होने लगता है। अगले वाले प्रश्न है साहित्य और दर्शन पर प्रभाव। तो चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखक ने औद्योगिकरण से जुड़े सामाजिक विषयों पर लिखा। तो अलग अलग जो विचारक आए, अलग अलग जो समाज में लेखक आए, इन्होंने भी क्या किया, जो समाज है, साहित्य और दर्शन पर, इन सब चीज़ों पर लिखना शुरू कर दिया। अगले वाले शिक्षा का विस्तार। तो औद्योगिक जो समाज है उसमें कुशल श्रमिकों की जरूरत के कारण शिक्षा पर बल मिला। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनों का उपयोग करने के लिए जो लोगों ने शिक्षा लेना शुरू कर दिया, शिक्षा का महत्व है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। शिक्षा का विस्तार बढ़ता है औद्योगिक क्रांति के बारे में बाद में। आज निष्कर्ष निकालें तो औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को अलग अलग जो पहलू है उस पर प्रभावित किया। किस किस पे किया, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग जो पूंजीवादी बन गए, अमीर बन गए। तो इससे क्या आर्थिक संपन्नता निकल कर आती है। साथ के साथ फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो लोग हैं उनके अंदर सामाजिक असमानता भी फैलती है। पैसे वाले लोगों के पास ज़्यादा अधिकार हो जाते हैं, जो श्रमिक वर्ग है उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण बढ़ने लग जाता है। तो इससे क्या होती है, सामाजिक असमानता फैलती है। राजनीतिक चेतना, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है कि राजनीति में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। तो राजनीतिक रूप से भी लोग समझदार होने शुरू हो जाते हैं। अगला बौद्धिक विचारों का विकास। तो लोगों में ये भी उसके बाद में अलग अलग प्रकार के लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए, दर्शनकारी या क्रांतिकारी निकल कर आते हैं। तो लोगों के पास क्या हुआ, उद्योगों के वजह से, जो मशीनों की वजह से समय बचा, और समय बचता है तो इंसान क्या सोचने पर मजबूर होता है। तो उससे क्या उस इंसान का बौद्धिक विकास हुआ। साथ के साथ शिक्षा का विकास भी बढ़ता है। तो इस क्रांति ने विश्व के एक नए विश्व की, आधुनिक विश्व की नींव रखी। इसके साथ समाज में कई भी समस्या भी उत्पन्न की, जैसे बेरोजगारी हो गई, सामाजिक असमानता हो गई, इन जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न किया। लेकिन इसके जो परिवर्तन है वो दूरगामी आज प्रभाव है वो आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये तो था आपका आधुनिक क्रांति से संबंधित, औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्न। आपने, मुझे उम्मीद है, पूरा वीडियो देखा होगा। तो अगर वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका BA सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, आधुनिक विश्व का इतिहास, उससे संबंधित मैं लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। निम्नात्मक प्रश्न सारे के सारे मैंने YouTube चैनल पे डाल दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाल दिए हैं। सारे कहाँ पर हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, सभी सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। आप ना तो शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। जल्दी से अपने सब्सक्राइब बढ़ा दो, 3K सब्सक्राइबर अपने को पूरा करना है। और इस वीडियो पे अपन टारगेट करके चलते हैं 50 लाइक का। और जो भी स्टूडेंट सबसे अच्छा कमेंट करेगा मैं उसका अगले वीडियो में उसका कमेंट जरूर से शो करूंगा नाम लेकर। तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ना। चलो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। गुट निरपेक्षता क्या होती है? तो जो गुट निरपेक्षता है वो देखो क्या हुआ था शीत युद्ध में, जब आपको पता है दो शक्तियों में बट गया था। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ जो अमेरिका था। एक तरफ जो अमेरिका के साथ तरफ से लड़ने वाले लोग थे और दूसरी तरफ सोवियत संघ या आज के टाइम पे जो रूस है उसकी तरफ से लड़ने वाले देश थे। लेकिन भारत, जो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक कूटनीति चलाई कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं होंगे, हम अपनी निरपेक्षता के साथ रहेंगे। मतलब हम ना तो अमेरिका का साथ देंगे और ना ही औपचारिक रूप से रूस का साथ देंगे, हम किसी का भी साथ नहीं देने वाले हैं। तो उस समय 3 देशों के सबसे बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के, ठीक है, और मिस्र के नासिर नेता और इंडोनेशिया के नेता। तो इन्होंने मिलकर, 3 देशों ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक शुरुआत करी, एक दल की शुरुआत करी, जिसमें अब लगभग 120 देश हैं वो ऐड हो चुके हैं। पहले इन तीन देशों ने इस ग्रुप की शुरुआत करी थी। इसकी जो मुख्य उत्पत्ति है वो अप्रैल 1945 में इंडोनेशिया के बोडुंग सम्मेलन में हुई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, ये प्रश्न वैसे भी काफी बार पूछा जा सकता है, गुट निरपेक्षता पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन इस
गुट बनाने की मुख्य उद्देश्य यही था कि हम किसी भी एक देश का साथ नहीं देने वाले, हम अपना गुट निरपेक्षता अलग रखेंगे। दूसरे वाला प्रश्न है, अफ्रीका में ब्रिटेन के 3 उपनिवेशों के नाम लिखिए। तो देखो, सबसे पहले उपनिवेश क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। जो पहले भारत भी एक उपनिवेशी देश था, मतलब जिन देशों पर दूसरे देश राज करते हैं, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने राज किया तो भारत भी एक उपनिवेशी देश था। तो उसी प्रकार से जो अफ्रीका के 3 ऐसे कौन से देश पर जिन पे अलग अलग देशों ने राज किया है, तो पहला घाना, नाइजीरिया और जॉर्जिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब अगले नंबर क्वेश्चन है, लियोनार्डो द लिची के द्वारा 2 चित्रों के नाम बताइए। तो लियोनार्डो द लिची का प्रश्न इसी बार 2024 में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो उसमें पूछा गया था। तो उसका क्या उत्तर होगा, मोनालिसा और द लास्ट सफर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। अगला प्रश्न है मेकियावेली। तो मेकियावेली के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो मेकियावेली है ना, कौन था, जो एक बहुत ही राजनीतिक चिंतक रहा था। मतलब राजनीतिक चिंतन मतलब जिसने राजनीतिक विज्ञान के ऊपर अपने विचार रखे हों कि वर्तमान समय में कैसी राजनीति करनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो उनकी जो रचना है द प्रिंस, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है और उनकी कुटिल राजनीति के लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मैकियावेली का प्रश्न भी आया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग की खोज के 2 परिणाम लिखिए। तो समुद्री मार्ग की खोज के 2 परिणाम क्या लिखने। अब यह प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो समुद्री मार्ग के खोज के क्या परिणाम हुए भाई। एक तो सबसे बड़ी बात है, यूरोप है वो वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ, यूरोप के लोग अलग अलग देशों की खोज करने लगे। जैसे वो भारत के अंदर आए तो भारत से मसाले व कपास लेकर गए, उधर वो अमेरिका की तरफ गए तो वहां से खनिज वगैरह लेकर आए, अफ्रीका में गए तो वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा बहुमूल्य रत्न व खनिज थे। तो उनको जो व्यापार था, उनके पास जो चीजों की कमी थी, वो उनका क्या हुआ, उनका विकास हुआ। साथ के साथ इन्होंने अपनी जो जहाज सेना है, वो नौसेना का इन्होंने विकास किया, बहुत ही विकसित अपनी सेना बना ली, इससे उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। अगला क्वेश्चन है, जेसूट जो प्रोटेस्ट धर्म से आप क्या समझते हो और इसके संस्थापक कौन थे। तो देखो, प्रोटेस्ट धर्म व धर्म सुधार आंदोलन का विरोध तथा कैथोलिक धर्म के प्रचार करने में जेसुइट संगठन की स्थापना हुई थी। तो देखो, जो आप सब जानते हो, जो मार्टिन लूथर है उसके द्वारा प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसकी शुरुआत करी गई, जो कैथोलिक धर्म का विरोधी था। लेकिन उसके बाद क्यों की गई मार्टिन लूथर में, इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल चुका था, बहुत ही ज्यादा मतलब लोग अंधविश्वासी हो चुके थे, पादरी है और जो पोप हुआ करता था वो भ्रष्टाचारी हो चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। जो कैथोलिक धर्म के जो विचार थे, जो पादरी है, जो पोप होता था, उनके विचारों से विरोधाभासी विचारधारा रखते थे और जो बाइबल को मानते थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करी। लेकिन जो फिर क्या हुआ, कैथोलिक धर्म, उसमें भी धर्म सुधार होना शुरू हो गया और उसके लिए एक संगठन बनाया गया, जेसुइट संगठन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या जानते हो। सर थॉमस मूर इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान था जिसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जो सर थॉमस मूर है वो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहा था जिसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो ये भी देख सकते हो आप, सेकावट यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछा गया, 2019, 2020 में और उसके बाद में भी 2022 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इटली के वक्त में जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भगत सिंह का योगदान रहता, वैसे ही इटली के एकीकरण के अंदर जो मैगजनी नामक एक युवक होता है, एक मतलब स्वतंत्रता आंदोलनकारी होता है, उसका योगदान रहता है। उसके द्वारा मार्सेल्स शहर में 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था ने इटली के एकीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र के विचारों का यहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद का क्या अर्थ है।
तो आप सब जानते हो जो जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जैसे अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, वहां से एक नई विचारधारा निकल के आई, मानवतावाद। तो आप मानवतावाद से क्या समझते हो, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना व मानव जीवन को सुख व उन्नत बनाने का प्रयास करना ही मानवतावाद है। मतलब मानवतावाद का अर्थ यही होता है कि आप मानव जो मनुष्य का जो जीवन है उसको उन्नत बनाना, उसकी जो समस्याओं का समाधान करना। पहले क्या हुआ करता था, सामंतवाद की जो विचारधारा होती थी, इसमें जो अमीर लोग या जो जमींदार लोग होते थे वो अपने से नीचे जो कृषक या गरीब लोग होते थे उनको मनुष्य भी नहीं मानते थे, उन्हें एक तरीके से पशुवत आचरण किया जाता था। उसके बाद में जब सामंतवाद की विचारधारा को जब खत्म कर दिया गया, जमींदारवाद खत्म हो गया, तब मानवतावाद का विचारधारा निकल के आती है, जिसका अर्थ यही होता है कि हर मनुष्य के पास स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार भी होते हैं। तो जो मौलिक अधिकारों की जो विवेचना है वो आगे जाकर मानवतावाद से ही आगे जाकर मौलिक अधिकारों की विवेचना निकलती है। 10वां नंबर प्रश्न है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हो। अब ये प्रश्न भी आप देख सकते हो, 2 बार पूछा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई, जिसे क्या कहते हैं, पुनः जागरण कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको बता देता हूं क्या होता है। 14वीं शताब्दी के आसपास जो ईसाई धर्म होता है यूरोप के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल जाता है, बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल जाता है। जो पादरी होते हैं, कैथोलिक धर्म के पादरी होते हैं, जिनको पोप बोला जाता है, सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं कैथोलिक धर्म के, ईसाई धर्म के, वो क्या बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। तो उसी के विरोध में जो पुनः जागरण आंदोलन की शुरुआत होती है, जहां शिक्षा में, विज्ञान में, साहित्य में, हर क्षेत्र में विकास होता है। और इसी पुनः जागरण आंदोलन ने यूरोप की जो कायाकल्प पलट दी और उसके बाद में जो यूरोप है उसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। तो जो आप देखते हो, जो पुर्तगाली कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अलग अलग जो नीदरलैंड की कंपनी जो पूरी दुनिया में जाकर व्यापार करती हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण जो रहता है वो कौन सा था, पुनः जागरण आंदोलन ही था। अब काफी बच्चों का सवाल यही रहता है कि सर हमें जो हिस्ट्री से संबंधित जो निबंधात्मक प्रश्न है वो कहाँ से करने हैं। तो मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ से करने हैं। आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाके सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। तो आपने जैसे सर्च करोगे तो स्पेलिंग यही आप अच्छे से देख लेना, यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपने जैसे क्लिक करोगे तो सर्च होगा, तो आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो खुलेगा, सबसे पहले देखो इतिहास का जो वीडियो है ये अभी मैंने डाला है थोड़ी देर पहले, जो पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बीए सेकंड सेमेस्टर आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें अभी तो सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, ये दोनों वाले। आगे जाकर इसमें मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो और आने वाले हैं, अभी डाल दिए जाएंगे थोड़ी देर में। डाल तो पहले से रखें, यहाँ पर आपके सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। देखो स्वेज नहर क्या होती है, भूमध्य सागर व लाल सागर के बीच में स्वेज नहर है, वो यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो इनके बीच से निकलती है, जिसका निर्माण 1858 में फ्रांसीसी फर्डिनेज के द्वारा किया गया था। आज यह लगभग 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी व 64.5 मीटर गहरी है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ने पूछकर 2024 का जो पेपर हुआ था बीए सेकंड सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया था फर्नांडीज कौन था। तो फर्नांडीज था वो स्वेज नहर का निर्माता था। और स्वेज नहर वो कहाँ से निकलती है, लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच से निकलती है। अगले वाला प्रश्न है पुनः जागरण आंदोलन। पुनः जागरण आंदोलन में स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है कौन से भवन है जिसका निर्माण हुआ था। तो पुनः जागरण स्थापत्य कला के अंदर जो रोम में निर्मित संत पीटर का जो गिरजाघर है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जो संत पीटरसन का जो गिरजाघर है जिसे माइकल एंजेलो तथा राफेल ने बनाया था। तो इस बार ये प्रश्न कैसे पूछा गया था, माइकल एंजेलो पर टिप्पणी कीजिए। तो माइकल एंजेलो कौन था, जो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार व भू निर्माण करता था, स्थापत्य कला का निर्माण करता था, जिसने सेंट पीटर का गिरजाघर बनाया था। तो ये प्रश्न उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। लियोनार्डो द लिंची के 2 प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। तो लियोनार्डो द लिंची के द्वारा मोनालिसा द लास्ट
सफर नामक 2 प्रसिद्ध चित्र बनाए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यूथोपिया के रचयिता कौन है और वो कहाँ के निवासी था? तो यूथोपिया का जो रचयिता है उसका कौन था? थॉमस मूर था और वो कहाँ का निवासी था? वह इंग्लैंड का निवासी था। चलो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर क्यों प्रसिद्ध है? तो जर्मनी का जो सबसे प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट होता है, मतलब मार्टिन लूथर ने जो पुनः जागरण आंदोलन है उसकी नींव रखी थी, ईसाई धर्म के अंदर सुधारों में उसने ही किया था और उसी के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की गई थी, जो ईसाई धर्म की एक विपरीत विचारधारा थी। ठीक है, उसने यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करी थी। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पोप के द्वारा पोप विमोचन पत्रों से आप क्या समझते हैं? तो पोप विमोचन पत्र जो धन के बदले, देखो एक क्या हुआ था जब धार्मिक युद्ध शुरू हुआ था, क्रूसेड या धर्म युद्ध शुरू हुआ था, तब क्या हो गया था, जो यूरोप के जितने भी चर्च थे उनके पास पैसे की कमी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक पाप विमोचन पत्र लॉन्च किया, जिसमें क्या एक लेटर लिखा गया और उन लेटरों में कुछ लाइनें लिखी गई थी बाइबल की, और उसमें लोगों को ये कहकर वो बेचे जा रहे थे कि अगर आप इन पाप विमोचन पत्रों को खरीद लेते हो तो आपको क्या है कि आपके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके विरोध में सबसे पहले मार्टिन लूथर खड़ा हुआ था और उसने इन सब चीजों का विरोध करना शुरू किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाप विमोचन पत्र क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन प्रभाव क्या था? तो 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा विटन्सबर्ग में पोप के एजेंट टेटजल द्वारा बेचे गए पोप विमोचन समापत्रों का विरोध करना था। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर के 2 सिद्धांतों को बताइए। तो मार्टिन लूथर के 2 सिद्धांत क्या थे? पापों से मुक्ति नहीं, वह भी गलती कर सकता है। पोप, हाँ देखो उसमें क्या कहा गया था कि पोप है ना, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, कैथोलिक धर्म का, उसके बारे में मार्टिन लूथर ने यही कहा था कि पोप इस ईश्वर का, पोप क्या होता था, वो बताते थे कि वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे बोलते कि वो भी एक प्रकार का ईश्वर ही है। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि पोप ईश्वर नहीं है, आप पोप की सारी बातें मानकर पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो सकता है कि कभी कभी पोप भी गलती कर दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति केवल ईश्वर कृपा से ही मिल सकती है। मतलब अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान की भक्ति से ही, ईश्वर का कृपा से ही आपको क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने वाले संस्थाओं के नाम लिखिए। तो कौन से थी? ट्रेड काउंसिल, जेसुइट संघ व धार्मिक न्यायालय। मतलब ये क्या हुआ था, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो कैथोलिक धर्म था उसके अंदर सुधार करने की कोशिश की गई थी। तो वो कौन सी संस्थाओं के द्वारा की गई थी? ट्रेड काउंसिल के द्वारा, जेसुइट संघ के द्वारा व धार्मिक न्यायालय के द्वारा की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामंतों के 2 कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो सामंत होते थे उनके क्या क्या कर्तव्य होते थे? सामंतों को अपने लॉर्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था तथा उसे अपने लॉर्ड को वित्तीय सहायता देनी पड़ती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मौत क्या थी? तो देखो मध्य यूरोप के अंदर जो आज के समय जो अपने माता का जो रोग बोलते हैं ना, उसे ही काली मौत की महामारी फैली गई थी 1348 से 1351 के बीच में, जिसके अंदर क्या हो गई थी, लगभग आधा यूरोप है उसकी जनसंख्या क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। जैसे आज के समय में कोरोना महामारी फैली थी ना, वैसी ही महामारी यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर फैली थी, जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, सामंत प्रथा के 2 लाभ बताइए। तो ये प्रश्न देख सकते हो आप कितनी बार पूछा गया है। तो यूरोप के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने, सामंत प्रथा के 2 लाभ क्या थे? एक तो यूरोप के अंदर शांति व्यवस्था है वो फैल चुकी थी तथा निरंकुश व स्वेच्छा जो राजाओं पर नियंत्रण हो गया था और उनकी जो शक्तियां वो भी क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। अब बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूंजीवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवाद की 2 विशेषताएं क्या है? इससे पूंजी की उत्पादन के उपकरणों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता था। मतलब पूंजीवाद वही होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और जो पैसे वाले लोग, अमीर लोग होते हैं, वो पूरी दुनिया पर आज के समय क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वही पूंजीवाद कहलाता है। और इससे क्या, राज के नियंत्रण से मुक्ति होती है। मतलब इससे क्या होता है, राजा का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि अमीर लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं।
बोस्टन टी पार्टी, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जरूर से देख लेना। 24 नंबर क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हो? तो 1773 ईस्वी में अमेरिकियों द्वारा अंग्रेजों की जहाजों पर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंकने की घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या हो गया था, अमेरिका में चाय बेचने का जो अधिकार वो मिल गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले चाय पर कोई किसी प्रकार का कोई कर नहीं था, लेकिन बाद में कर लगा दिया गया था। तो अमेरिकी लोग इस बात से खुश नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, बोस्टन नामक एक जगह होती है, बंदरगाह होता है, वहां पर जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की 4 से 5 जो माल जहाज आते हैं जहां पर चाय लदी हुई थी, वहां पर कुछ विद्रोही पहुंचते हैं और उन मालगाड़ियों में लदे हुए सारी चाय को समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद में अमेरिका और जो ब्रिटेन है उनके बीच में बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, 95 प्रश्न किसने लिखे थे? तो 95 प्रश्न किसके द्वारा लिखे गए थे? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, रोब स्पेयर किसके द्वारा कौन था? तो मैक्मिलियन रोबस्पियर एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक था। इसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप देख के चले जाना। 27 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य का नेतृत्व हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रसा राज्य का नेतृत्व हुआ, जिसमें बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। 28 नंबर क्वेश्चन है, sun यात-सेन कौन था? तो हम सब जानते हैं sun यात-सेन को चीन का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर sun यात-सेन चीन के राष्ट्रीय आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता हुए थे, जिन्होंने 1905 में जापान में हुई तुंगमेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्हें चीन का राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। तुंगमेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी और इनके द्वारा वहां की जो डेन जो साम्राज्य था उसको उखाड़ फेंक दिया गया था इनके द्वारा, और ये चीन के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं उसके बाद में। 29वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो रूस में 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा व दिशा को नियंत्रित किया था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रूस में 1917 में हुई एक प्रकार की क्रांति थी। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट क्या होता है? क्यूबा मिसाइल इजराइल संकट के नाम से जाना जाता है। देखो क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में अमेरिका और जो रूस के बीच में टकराव होता है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या करता है, क्यूबा नामक जगह होती है जो वहां पर अफ्रीका में, वहां पर अपनी सारी मिसाइलें लगाकर रख देता है ताकि वो अटैक कर सके अमेरिका पर। लेकिन क्या होता है, एक दिन अमेरिका के जो जहाज हैं वो इस चीज को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में अमेरिका बहुत ज्यादा अपना विरोध दर्ज कराता है। उसके बाद में क्यूबा देश से अपनी सारी मिसाइलों को हटा लिया जाता है। तो इसे कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कब उत्पन्न हुआ था? अक्टूबर 1962 में। 30वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ब्लाकी के द्वारा 1837 में किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मेरे द्वारा करा दिए गए हैं। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये मिल जाएगी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का इतिहास का जो, और कुछ विश्वविद्यालय में 6 सेमेस्टर या अन्य किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका आधुनिक विश्व का इतिहास का जो पेपर होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आया हूं। ये प्रश्न आप देख सकते हो अनेक विश्वविद्यालयों में अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके कितनी बार पूछा गया है। देख सकते हो मैंने जिस विद्यालय में कितनी बार पूछा गया मैंने वो भी लिख रखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से ली गई है। ब्रह्मास्त्र बैच अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस मात्र 69 रुपये है पूरी इतिहास की। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हो? पुनः जागरण काल में कला साहित्य विज्ञान के विकास के विभिन्न आयामों को विस्तृत प्रकाश डालिए। तो इसमें पूछा गया कि पुनः जागरण से आप क्या समझते हो? पुनः जागरण का विकास किस प्रकार से हुआ और उसका कला साहित्य व अनेक जगहों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं दोनों प्रश्न आपको इसके अंदर करवाऊंगा। दूसरा प्रश्न इसी को घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है, पुनः जागरण से आपका क्या अभिप्राय है? यूरोप के इतिहास व समाज में इसके प्रभाव की क्या क्या इस पर प्रभाव है, इसकी आपकी समीक्षा करनी है। अगला क्वेश्चन है, पुनः जागरण के अर्थों से आप क्या समझते हैं? पुनः जागरण के कारण तथा प्रसार का वर्णन कीजिए। मतलब पुनः जागरण को क्या अर्थ है और उसका कारण और प्रसार का वर्णन करना था। तो ये सभी प्रश्न है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर पूछा गया है और मैंने पूर्ण उम्मीद है कि हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आपकी बात जरूर देखने में लगो।
तो चलो शुरू करा। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा के टाइप होगा। सबसे पहले पढ़ूंगा पुनः जागरण को अभिप्राय मतलब कि अर्थ है, फिर पुनः जागरण का के कारण है अलग अलग देखो बिंदु सार बना रखा है मैं, और उसके बाद पुनः जागरण की विशेषताएं या पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाओगी। टेलीग्राम को लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले अर्थ पुनः जागरण को वास्तविकता में अर्थ क्यों है, कोई भी चीज को अर्थ जानना बहुत जरूरी है, उस चीज के बारे में जानना पहले। देखो जो पुनः जागरण शब्द है वो फ्रांस का शब्द है, रेनिनांस समझ का, उससे लिया गया है। इंग्लिश को शब्द बता दूं, मैं लिख के बता दूं, स्पेलिंग याद हो तो लिखिए RENAISSANCE, ठीक है। रेनेसांस शब्द से लिया गया है। इसको अर्थ है पुनः जीवित होना, मतलब कोई भी जीवन है उसको अर्थ है कि पुनः जीवित होना कोई भी व्यक्ति को, लेकिन या तो अर्थ हो इस शब्द को, लेकिन आधुनिक इतिहासकार के बारे में क्या बताई गई कि कोई भी व्यक्ति समाज या देश का लोगों के द्वारा एक बार फिर जो अपनी पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, है ना, उन्हें छोड़ के एक नई विचारधारा, संस्कृति और सभ्यता ने धारण कर लेना अपनी भविष्य की प्रगति के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए अपना के उस चीज ने त्याग कर लेना। जय मैं छोटा सा उदाहरण देके बताऊं। देखो पहले अपने समाज में बहुत सी रीतियां थी कि महिला ने पढ़ने को दिया करता, ठीक है, उन्हें काम करने को जान दिया करता, लेकिन अब धीरे धीरे जो तरीका है वो बदल गया। महिला ने शिक्षा करने को भी पूर्ण अधिकार मिल रहा है और कार्य क्षेत्र में भी अपनी पूर्ण भागीदारी दिखा रही है, ठीक है, मतलब काम करने भी जा रही। तो एक अर्थ क्या है कि जो वो पुराना विचार था उन्हें त्याग करके एक नई विचार धारण करना ही के अलावा है पुनः जागरण के अलावा है, जिसमें क्या हो कि कोई भी व्यक्ति की जो राज्य, राजनीति, धर्म, संस्था व भौतिक जीवन में क्या जाओ को आगे बढ़ने में मदद मिले। यही शब्द को क्या है पुनः जागरण वो है। और जो पुनः जागरण है जो कटे हुआ यूरोप के अंदर है, और इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है पुनः जागरण आंदोलन जी का बाद में यो यूरोप की पूरी कायाकल्प पलट दी। और देखो बाद में यूरोप का लोग कितनी तकनीकी रूप से आगे बढ़ा और बहुत अपना बड़ा बड़ा उद्योग बनाया और पूरी दुनिया पर राज करो। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि उनका सबसे पहले उनके अंदर पुनः जागरण की शुरुआत हुई। पुनः जागरण वास्तविकता में थोके पीछे कारण के लिया। अब देखो यूरोप में पुनः जागरण के कारण क्या थे, मतलब क्यों जरूरत पड़ी भाई पुनः जागरण की। तो देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं क्यों धर्म युद्ध। देखो जी टाइम पर ईसाई धर्म ये जो पुनः जागरण है यो लगभग है ना, लगभग मैं कितना टाइमलाइन बताऊंगा कच्ची हुई तो यो 1400 का आसपास जो पुनः जागरण है ये 1400 ईस्वी के आसपास हुए तो क्यों ये टाइम के अंदर है ना इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है वो अपने चरम सीमा पर चाल रहे थे। तो मुस्लिम जो आक्रमणकारी है यूरोप की तरफ भी बढ़ने लग रहा धीरे धीरे, और बढ़ता बढ़ता क्या करो कि पूरा जो इस्लाम धर्म को प्रचार भी किया करता था ना। जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो बहुत क्रूर होया था और वह जबरदस्ती भी इस्लाम धर्म को प्रचार करके लोगों ने प्रभावित करके इस्लाम धर्म है उन्हें जो अपनाने के लिए मजबूर कर दिया करता। तो इससे क्या होने लगो धीरे धीरे जो यूरोप में ईसाई धर्म था ना वो खत्म होने लगो। धीरे धीरे ईसाई धर्म तो वो खत्म होने लगो। ईसाई का धर्म जो मिशनरी है करती उनको कार्य खत्म होने लगो। और जो इस्लाम धर्म का लोग ही वह क्या करता, जो ईसाई धर्म से संबंधित जो मुख्य चर्च हैं उन्हें नष्ट कर दी गई, उनको जो साहित्य हो उन्हें नष्ट कर दिया गया, या प्राचीन जो सभ्यता थी ना उन्हें धीरे धीरे क्या कर दियो नष्ट कर दियो। तो इस चीज के लिए जो ईसाई धर्म ने अपने युद्ध लड़ाई करी वो युद्ध क्या कहलाए धर्म युद्ध, जिन क्रूसेड भी कहा जाए। जो जेरूसलम नामक जगह है एक, ठीक है, जेरूसलम नामक जगह है जठेयो इटली के अंदर जठेयो युद्ध ओयो थो ईसाई धर्म के बीच में प्रचारकर्ता के बीच में और इस्लाम धर्म का प्रचारकर्ता बीच में दोनों के बीच में ये 2-3 बार युद्ध हुआ था, जिसमें निर्णायक रूप से तो कोई विजेता कौन, लेकिन माना जाए कि इस्लाम धर्म का लोग ऊपर विजय हुआ था। तो इस धर्म का युद्ध के कारण बहुत सा प्रभाव हुआ। समझो सबसे पहले तो कि ईसाई जो संस्कृति थी, ईसाई धर्म जो खत्म हो गया था वो वापस है ना अपना मतलब पुनरुद्धार की तरफ आगो, वापस उन्हें पुनः रुक्ति मिली, मतलब वापस जुड़ना शुरू हो। ठीक है, अब क्या हो देखो जब वह लोग ईसाई धर्म का लोग जब युद्ध करने गया तो भाई जब युद्ध करने गया यूरोप का लोग तो अलग अलग जगह गया भाई। एक जगह तो युद्ध है तो आज कोई गली में गो युद्ध हो तो बहुत अलग अलग देशों में युद्ध हो। तो इससे क्या हो कि अलग लोगों की सभ्यता, संस्कृति और चीजें ना जानी। ठीक है, पहले क्या करता बस सिर्फ लोग है ना अपने आप तक सीमित रहा करता, और उनको विचारधारा के यूरोप का लोगों की धर्म के प्रति मान्यता क्या थी कि बस स्वर्ग व नरक में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करता। लेकिन अब जहाँ पर इस्लाम धर्म से मिला और अन्य धर्म के लोगों से मिला तो उनकी ये सब जो मान्यता है ना वह धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी और एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। ठीक है, जिससे क्योंकि जो इस्लाम धर्म को जो धार्मिक विचारधारा ही उसके अंदर बहुत ज्यादा विकास हुई। तीसरा और सबसे मुख्य पॉइंट क्या था, सामंतवाद का प्रभाव। देखो जहां अपने जमींदारी प्रथा है करती ना भारत के अंदर, वही हिसाब से जो यूरोप है उसके अंदर सामंतवाद होया करता, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जगीदार होया करता, बहुत उनके अंदर क्या की बहुत बड़ी भूमि होया करती, और जो छोटा मोटा कर्षक होया करता ना उनके अंदर क्या कराया करता, मजदूरी करवाया करता, बेगार बोलिया करता, और उनका कर भी ले लिया करता और काम भी करवा लिया करता, और कुछ उन्हें बदनाम पिस्सा भी कौन दिया करता। तो यह प्रथा क्या थी, सामंतवाद की प्रथा थी। इसका कारण क्या था, जो जमींदारी लोग था, जो उच्च कुलीन वर्ग का लोग था, वह तो क्या कि धीरे धीरे बहुत अमीर होता चला गया, लेकिन जो निचलो वर्ग था वो धीरे धीरे दब तो चले गए। और उनने जो बड़ा बड़ा सामंतवादी लोग ना वह जो ये जो छोटा छोटा कर सका उन्हें जानवर का समान समझा करता, उनकी कोई कदर नहीं करा करता, उन्हें मनुष्य भी कौन माना करता। तो इस चीज के लिए, इस चीज ने बढ़ावा देने के लिए, सामंतवाद ने खत्म करने के लिए ही जो पुनः जागरण आंदोलन है वो बहुत तेजी से बढ़ी। क्योंकि ताना भी मेरा कोई भी इंसान है जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए ना तो भाई वो क्या करा लास्ट में विद्रोह को ही भाव अपनावा है। तो जो सामंतवाद का प्रभाव का कारण भी क्यों हो जो यो अपना है पुनः जागरण है बहुत ज्यादा बढ़िया हो। फिर अगला पॉइंट देखा, नवीन क्षेत्रों की खोज। तो क्यों गो जय माता ने बताया कि भाई जो ये जो लोग था जब धर्म युद्ध हो तो जो क्रूसेड जो इस्लाम धर्म है या सही धर्म है जो यूरोप का लोग जो भाग लियो वह काफी पूर्व की तरफ गया। पूर्व कौन सा है, पश्चिमी ग्लोब में 2 जगह बांटी जाएंगी। ठीक है, एशिया लोग पूर्वी लोग बोले जाएंगे और इली साइड लोग हैं यूरोप वाले लोग पश्चिमी लोग बोले जाएंगे। तो जो अब था मेरे इस्लाम धर्म लगभग अफगानिस्तान
होगो, अरब होगो, इली साइड में सबसे ज्यादा है ना। तो क्यों होगो, अब जो यूरोपीय लोग हैं धीरे धीरे ना इस्लाम धर्म की तरफ, तुर्कमेनिस्तान होगो, अफगानिस्तान होगो, अरब होगो, सऊदी अरब होगो, इली साइड में आया तो हमें एक नई चीज़ों का बारे में ज्ञान हो उठे की संस्कृति का बारे में ज्ञान हो और वह धीरे धीरे के नई नई खोज करने लगा और उन नई खोजा से उन नई सभ्यता मिलन से क्यों होगो उनके अंदर पुनः जागरण की भावना है बहुत ज्यादा बड़ी। अगला पॉइंट क्या है, अच्छा इस चीज से एक फायदा और भी हो कि धीरे धीरे उन लोगों में क्या कि व्यापार बढ़ लागो भाई, अलग अलग जगह जाना गया, अंग्रेज शाना तो था ही, अलग अलग शिक्षा भी थी उनका, तो अलग अलग जगह जाना लगे ना तो क्यों हो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा हुए हो और जटे पिसो है उठे सबकी में है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब क्यों हो धीरे धीरे पहले क्या थी सामंतवादी प्रथा थी यूरोप के अंदर, ठीक है, जिन पर क्या करता जो छोटा लोग का निच कुल का लोग था उन्हें पढ़न कौन दिया करता, ठीक है, बेचारा दबाया रहता तो वह पढ़ता कटे सिर्फ कुल का लोग ही पढ़ता। लेकिन अब क्योंकि सामंतवादी प्रथा तो खत्म होगी, ठीक है, लोग धीरे धीरे क्यों लगा शहरा की तरफ होने लगा, ठीक है, और शिक्षा को बहुत अधिक प्रभाव होने लगा, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ राजाओं में ने नवीन विज्ञान जैसे भूगोल, खगोल, गणित, चिकित्सीय विज्ञान के आठन पठन पर अधिक बल दिया। तो जो अब फ्रांस का जो नया राजा है ना फ्रांस और इंग्लैंड का, वह क्या करो भूगोल, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सीय विज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दियो कि लोगन हर पे ज्यादा पढ़ाई दियो, रिसर्च पे ज्यादा जोर दियो। अब थाने बेरो रिसर्च पे ज्यादा जोर दियो जी कहानी तो अलग अलग जो आविष्कार होया यूरोप के अंदर उसके बाद में 1400 ईस्वी के बाद में देखो कितना सारा आविष्कार करें यूरोप। और जब बस समझदार है जल्दी तो कम जो भारत होगो जो एशिया महाद्वीप होगो या फिर यूरो जो अफ्रीका महाद्वीप होगो उठेगा लोग पर राज क्यों करो भाई, क्योंकि उनका शिक्षा अपने से थोड़ी सी ज्यादा थी, अपना भी शिक्षा थी लेकिन अपना तकनीकी शिक्षा में थोड़ा पीछे रहेगा, ठीक है, आधुनिकरण में थोड़ा पीछे रहेगा, तकनीकी शिक्षा में ज्यादा पीछे रहेगा। और जो अपना जो समाज हो जो वो क्या रूढ़िवाद या अंधविश्वास ज्यादा झगड़े हुए तो भारतीय समाज, और वह चीज जो भारत को पुनः जागरण राजा राम मोहन राय के द्वारा 1800 ईस्वी में शुरुआत हुआ लगभग, उसके बाद में तो बहुत सारा समाज सुधारक हुआ। वही चीज यूरोप के अंदर कद हो जाए 1400 ईस्वी के आसपास या 1200 से 1400 ईस्वी के बीच में जो है, जो कि 400-500 साल का फर्क आ जाए। और इसका कारण ही धीरे धीरे कि लोग ज्यादा प्रगति करें यूरोप का लोग, और भारत जैसे देशों पे या एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप जैसे शिक्षा थोड़ी आधुनिक शिक्षा कम थी उठे के राज करें। तो यो फर्क होगा, शिक्षा को बहुत बड़ा प्रभाव हो। अगलो के मुख्य कारण यो छापे खानों का आविष्कार होना। धीरे धीरे क्यों हो जो 1465 ईस्वी में सबसे पहले जो किताब छपनी या जो छापे खाना ये चीन में आया करता, ठीक है, तो सबसे पहले चीन का जो छापे खाना है, चीन और जर्मनी का जो चीन का छापे खाना है 1400 ईस्वी के अंदर वह कटिया जाए सबसे पहले जर्मनी में हुआ है। 1465 में जर्मनी में सबसे पहले छापे खाने खुलना शुरू हुई, मतलब प्रिंटिंग मशीन आनी शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे क्या किताब छपनी शुरू हो जाए, और किताब जहाँ छपनी शुरू हो जाए तो बहुत से लोगों तक प्रसार हो जाए। लगभग आया कि 10 से 20 साल का बीच में ही लगभग 1 लाख का लगभग किताबें छप गई थी और सारे जो लोग हैं उनको फायदा उठाए। तो छापा खाने का जो आविष्कार हो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए लोगों ने शिक्षित करने में। अगला क्वेश्चन क्या है, आविष्कारों का प्रभाव होना। तो यूरोप के विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए। तो क्यों जैसे देखो थानबेरो इंग्लैंड का जो राजा था कि रिसर्च पे विज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया, तकनीक पे, तो उसके बाद में नया नया क्या आया जो वैज्ञानिक अपन निकल के आया, कौन कौन, जैसे न्यूटन निकल के आयो, गैलीलियो निकल के आयो, रोज बेकन, जहाँ का जो बड़ा बड़ा जो वैज्ञानिक अपन निकल के आया, इससे क्या कि जो विज्ञान के है क्षेत्र में बहुत बड़ी एक अलग क्रांति निकल के आई। तो यह आविष्कार और छापाखाना को भी बहुत बड़ा प्रभाव लियो। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, कलाओं का प्रभाव, ठीक है, कला क्यों हो, देखो साहित्य है ना, साहित्य कोई भी समाज ने बदलने के लिए साहित्य बहुत जरूरी है। अब साहित्य कई रूप को है, जैसे आजकल देखो आजकल को साहित्य क्या पे है, सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो एक देखो इंसान को दिमाग के हिसाब काम करे, जो चीज देखोगा ना, जो चीजें कंज्यूम करा वहीं कोई थारो व्यवहार हो जाओ, वहीं कोई थारा विचार आएंगे, वहीं कोई थारो व्यवहार हो जाओ। तो सबसे पहले देखने पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा करता हूँ। तो जिस टाइम पर इंटरनेट तो थोको नहीं, किताबा को बहुत अधिक प्रभाव होया करता, ठीक है, लोग किताब पढ़ा करता या चीजें सुना करता उनको बहुत अधिक प्रभाव होया करता, या जो जिस टाइम पर न्यूज़पेपर जो चला करता प्रिंटिंग के बाद में उनको बहुत अधिक प्रभाव हो। या जया किताब का छापा खाना नहीं था तो उससे पहले क्या करती, चित्रकला आया करती, समझ गया। अब मैं थाने पढ़ लेके आज के टाइम में सोशल मीडिया पहले किताब आया करती, किताबों पहले क्या करती, चित्रकला आया करती, है ना। जब देखो बड़ा बड़ा जो मंदिर है उन पर चित्रकला करी गई है, वो बावड़ा थोड़ी था, इसलिए करी गई है ताकि लोगों ने उस चीजों को ज्ञान रहे कि अपनी संस्कृति आया की थी। तो क्यों हो जो पुनः जागरण आंदोलन है उनमें जो साहित्य को भी बहुत बड़ा प्रभाव हो, लोगों के द्वारा जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला, वो भवन निर्माण कला है ना, उनमें भी बहुत सा परिवर्तन होया। इस युग में बहुत सा कलाकार होया, जैसे रेफेल होगो, माइकल एंजेलो होगो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, माइकल एंजेलो पढ़ लियो, लियोपार्डो दा विंची हो, ये आया का जो बड़ा बड़ा जो चित्रकार है ना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन जरूर आओ 2 नंबर को पर्सन। हमने क्या कि अपनी चित्रकला से, साहित्य कला से पूरी दुनिया के ऊपर है ना अपनी एक अटूट बात छोड़ी, कला छोड़ी। तो इससे क्या कि धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा जो, तो ये सब बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़े। अब क्यों हो जो ये कलाकार हैं ये मानववादी है करता, मतलब क्या करता, सामंतवादी लोग है ना, वह मतलब छोटा जो उनका काम कराया करता, जो कर सको छोटा होना तो आदमी माने ही करता। ये चीज से क्या हो ये जो आया का कलाकार है ये मानववादी, मतलब हन का द्वारा आया की चित्रकला पेश करी गई, जिससे कि सारी दुनिया एक जगह को दिखाई गई। इससे क्या हो हन की करते हम प्रेम, मित्रता, वात्सल्य भाव प्रस्तुत हो, मतलब लोगों में आपस में प्रेम करना, भाईचारा के साथ रहना, समाज में एक आगे बढ़ने की भावना दिखाई गई। इससे क्या कि जन सामान्य जो आम लोग हैं हन के अंदर मनुष्य ने एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ी और एक दूसरे को समान होना शुरू हो। अब वह धर्म ईश्वर का स्थान मानो मात्र के प्रति आस्थावान ही नहीं रहा। पहले क्या कि लोग धर्म के प्रति, भगवान के प्रति ज्यादा आस्थावान लिया करता, मानवता तो खत्म हो गई थी। लेकिन ये चीज से क्या होगी, ये जो चित्रकला दिखाई हन कलाकारों के द्वारा, इससे क्या कि मानवतावाद फैली, मतलब सिर्फ ईश्वर भगवान ही सबकी में को नहीं, इंसान है, इंसान ने इंसान की भी कदर करनी चाहिए। तो यह चीजें मानवतावाद से भी बढ़ी। अब बढ़ा आप पुनः जागरण की क्या क्या विशेषता हुई, मतलब बढ़ा दिया कारण क्या, प्रभाव क्या पड़ा, विशेषता क्या ध्यान से इन विशेषता व प्रभाव भी बोल सका।
सबसे पहले क्या हो, मानवतावाद। मत हम बताइए कि मानवतावाद वास्तविकता मानवतावाद वो की है। मनुष्य का मानवतावाद का अर्थ है जीवन को विश्वास करके, मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करके, मनुष्य का आदर करना। मतलब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है, कोई समाज है, वो कोई चीज से पीड़ित है तो उसकी समस्या न समझ के दूसरे समाज के द्वारा, जहाँ मैं छोटी सी चीज देखूं, एक समाज, दो प्रकार का समाज है, जहाँ एक समाज जनगण थान बहुत ज्यादा पिसाई भारत में देख लो थे, और एक आया को समाज एक, और यो इतना बड़ा तबको है जिकर बहुत कम पिसाई जो अलग अलग चीजें से पीड़ित है, और ये छोटा सा तबको है लेकिन इनको बहुत ज्यादा पावर है, पिसाई सब की है। ये लोग क्या करें, ये जो सिर्फ 10% लोगों का पास है ना 80% जनसंख्या को पिसो है, ये क्या हर जो 20% जो 80% जनसंख्या है ना, इस पर 10% लोग राज करिए। ठीक है, तो यही चीज समझाई गई कि ये जो 10% लोग है ना, हर जो 80% लोगों की बात ही भावना ही, हर की भावना ना समझ के, हर पे क्या करना है, हर की समस्या ने समझ के, हर को अध्ययन करके और उनको आदर करना चाहिए। मतलब हर की चीजें की जीवन का बारे में चीजें जानना चाहिए। जीवन के महत्व को स्वीकार करते हुए समर्थशाली व उन्नत बनने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हर की जो समस्या है ना, हर को भी समान करना चाहिए। यहाँ कोई नहीं कि भाई अमीर होगा तो जो गरीब लोग हैं उन पर शोषण कर लगा, सत्ता मामला लगा तो कोई मतलब कोई नहीं, अपने सिर्फ लोभ से मतलब है, तो सिर्फ खुद का स्वार्थ के लिए जी रहो। यहाँ नहीं, दूसरों जो मनुष्य है वो भी एक मनुष्य है, उनकी भावना को भी ध्यान रखते हुए काम करना। पैट्रिटो जैसे विद्वानों ने पर लोग जैसे महत्व के विचारधारा पर बल नहीं दिया। मतलब यहाँ बताओ कि जो नया विद्वान है ना, वह क्या बताओ कि सिर्फ ईश्वर में, जो ईश्वर है ना, वो कहते नरक स्वर्ग जैसी बात करो, लेकिन जो वास्तविकता में जो मनुष्य जो रह रहे हैं दुनिया में, खुद तो परेशान ही, वह खुद नरक जैसे जीवन जी रहे, तो कौन सा स्वर्ग नरक की बात करने लग रहे हो। वास्तविकता में तो यही चीज है कि जो आज के समय में वास्तविकता में जो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उनको ते साथ दो, उनकी खुशियां व गम को साथ दो। यो ही एक तरीका को जो स्वर्ग व नरक है। उनके द्वारा जो अंधविश्वास है और जो धार्मिक पाखंडवाद फैल रहे थे ईसाई धर्म में, उनकी के वह बहुत कटाक्ष करे उन पे, हम सब चीजों पे। उसके बाद मानववादी क्षेत्र में अब बढ़ाना अगले नंबर किस्म की तरफ, तरक्की प्रधानता। अब क्या हो जाए थानबेरा, कोई भी चीज धार्मिक खंडन, धार्मिक चीजों को धार्मिक पाखंडवाद थोड़ा कम हो जाए और तकनीक जब बढ़ जाए तो लोग क्या पर ज्यादा जोर देने लग जाए, तर्क पर ज्यादा जोर, लॉजिक पर ज्यादा जोर देने लग जाए कि भैया चीज वही तो वास्तविकता में वही क्यों। ठीक है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो यूरोप है उसके अंदर क्या होगा, पाखंडवाद तो धीरे धीरे खत्म हो लगो, तो अब लोग हैं और शिक्षा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो लोग जो धार्मिक चीजें थी जन पर आंख बंद करके विश्वास करना, तो हन्ना तो कर दी बंद और अब तर्क देना शुरू कर दियो। एक बात में क्या हो, अरस्तु जैसे तर्क शास्त्र के लोगों में नई जीवन की राह दिखाई, तो थानबेरो नया नया फिलोसफर निकल के आया, अरस्तु जैसा, जो लोगों ने अलग अलग तरह की चीज बताई कि भाई वास्तविकता में यह चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। आइए कोई की कोई चीज आंख बंद के बंद करके विश्वास कर लिए। अब लोगों ने तर्क के आधार पर ही बातों पर विश्वास करने लगे। मतलब लोग क्या कि भाई कोई चीज होगा थी तो तर्क पर विश्वास किया था, और तर्क को बढ़ावा देने के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और पेरिस जैसी विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान था। और बाद में धीरे धीरे शिक्षा ने बढ़ावा देने के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, पेरिस जैसी विश्वविद्यालय खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य की उपासना। तो पुण्य जागरण की एक अन्य विशेषता यह थी कि सहज सौंदर्य की उपासना थी। मतलब यहाँ कोई कि बाहरी जो सौंदर्य है ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि भाई सुंदरता पर ज्यादा जोर कौन दिया गया। इटली के कलाकार जैसे योरानो द लिची, सेनिनो आदि कलाकारों ने वैज्ञानिक मापदंडों लागू करने के पक्ष में थे। उनको यही मानना था कि वैज्ञानिक चीज़ें ज्यादा चीज़ों पर जोर दो, ना कि पाखंडवाद पर। अगला क्वेश्चन है प्रयोग का बल। तो किसी भी तरह को स्वीकार करने से पहले पूर्व प्रयोग का बल दिया गया। मतलब प्रैक्टिकल पर ज्यादा वो दिया गया, विश्वास करिए कि भाई थे ना कोई भी चीज हो रही है वास्तविकता में तो उसको प्रयोग करके देखो, ना कि सिर्फ कोई खरीदी और थे विश्वास कर दियो। तो उन्होंने क्या बताया था, रोजर बेंकर नामक एक प्रयोगवादी सिद्धांत दिए। उन्होंने क्या बताया, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, वाद विवाद द्वारा और प्रयोग द्वारा। मतलब वाद विवाद क्या है, आपस में चर्चा करके आप दो आदमी आप बैठकर और कोई चीज पर चर्चा करने लगा। ठीक है, जहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जहाँ थे इकट्ठे कोई जगह बैठे हो, शहर में होते बहुत बड़ा मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, तो थे उठे बैठ के थे ग्रामीण जीवन पर बात कर रहे हो कि भाई गाँव के लोग यहाँ रहे, उनको रहन सहन है, को है, उनको थे जीवन में ये समस्या ही थे, चार किताब पढ़ ली और थे आपस में बातचीत करने लगा, कहते शहर गाँव थे जाके देखेगा नहीं। यो तो है वाद विवाद द्वारा चीजों को ज्ञान लेना। दूसरों के प्रयोग द्वारा क्या थे, भाई चार आदमी गाँव में गया और कम से कम साल भर सारे अलग अलग जो राज्य है उठे का लोगों में घूमिया, गाँव घूमिया और उठे की समस्या का बारे में जाने। तो यो क्या प्रयोग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, तो वाद विवाद की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा स्थायी रहता है। तो थाने में मेरा कोई चीज अगर प्रैक्टिकल के द्वारा करी गई है तो वह ज्यादा दिन तक स्थायी रहे, ज्यादा दिन तक बनी रहे, तो इससे मानसिकता शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए प्रयोगवादी पद्धति पर संदेह भी समाप्त हो जाता है। तो लोग क्या बल दिया जाता प्रयोग पर। तो यो प्रश्न तो आधुनिक विश्व का इतिहास से संबंधित। धन्यवाद।